गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो ठीक से आ रहा है? राधे राधे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड सेशन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। कल फर्स्ट लेक्चर हुआ था। कल हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्यों ज़रूरी है, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या है, हमने उसके ऊपर काम किया था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कोण की जो संकल्पना है, जो धारणा है कोण की, उसको आगे बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। ठीक है ना? आ जाइए, बाकी लोग भी आ जाइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। आ जाओ। जो कल हमने पढ़ा था वो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा इतिहास था, है ना? इतिहास को हमने आगे बढ़ाया, और इतिहास में आगे बढ़ते बढ़ते हम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इनकी जो बेसिक जो कहानी है, इसकी आधारभूत कहानी जो है, जिससे ये सब आते हैं या जिनसे ये बने हैं, उनके ऊपर हमने बात किया। अब ट्रिग्नोमेट्री को आज जो है हम स्टार्ट करेंगे शुरू से, कोण से। कोण का जो कंसेप्ट है वहां से स्टार्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। थ्योरी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सारे जवाब मिलते हुए जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में होता क्यों है, अधिकतर कई बात तो ऐसी जो मैं बताऊंगा आप पहले से जानते होंगे, लेकिन आज आप जो मैं थ्योरी में पढ़ाऊंगा उससे आपको ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। होता है ये बात तो सही है, लेकिन क्यों होता है, इसके जो बड़े कारण है वो आप लोगों को मिलेंगे। तो एक आत्मीय शांति जो है वो आप लोगों को, संतुष्टि जो है वो इन क्लासों से मिलने वाली है। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री कोई भी किताब ले आइए, सारी बातें जो मैं भी आपको बताऊंगा, ये सारी बातें किताबों में लिखी हुई है और इवन आप लोगों ने पढ़ी भी है। लेकिन बात वहां पे क्यों नहीं लिखा हुआ, वो क्यों जो है वो स्पष्ट मैं इन लेक्चर्स में करूंगा। ठीक है? जैसे शुरू करते हैं कोण से, एंगल से। कोण से, ठीक है? कोण की जो परिभाषा है वो सीधी सी परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा होती है कि अगर किसी स्थिर रेखा, कोई आप एक स्थिर रेखा लें, ये मान लीजिए आपकी स्थिर रेखा है, किसी स्थिर रेखा के सापेक्ष किसी अन्य रेखा का घुमाव, कोई एक दूसरी रेखा है जो इस रेखा पर घूम रही है, तो इसके घुमाव को मापना, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑल अबाउट मेजरमेंट। गणित जो है वो दो चीजों पे बहुत ज्यादा काम करती है, काउंटिंग एंड मेजरिंग। और ये भी हम भी तो चाहते हैं, हम भी तो चाहते हैं कि सही में मेजरिंग हो, मापन हो। आप देखिए, हर चीज को हम नापना चाहते हैं, हर चीज को हम नापना चाहते हैं। हम, कोई बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, अगर मैं कहूँ कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, आप संतुष्ट नहीं होंगे। अगर कोई टीचर जो है, कोई स्कूल में गार्जियन जाए और पूछे कि मेरा बच्चा कैसा है, और उसने कहा कि हाँ आपका बच्चा अच्छा है, अच्छा शब्द का मापन चाहिए, वो नापना चाहता है कि अच्छा कितना, क्या अच्छा मतलब, अच्छे का मतलब क्या। इसका मतलब है ये शब्द बड़े अधूरे हैं, अगर इनको नंबरों में नहीं बदला जाए तो ये कमजोर हो जाएंगे। जैसे आप कहें हमारी कार महंगी है,
लेकिन सिर्फ कार को महंगा बोलने से वो मैसेज नहीं गया कि कितनी महंगी है और महंगी में भी कितनी, क्या है क्या नहीं है। तो एग्जैक्टली हमें एक मेजरमेंट चाहिए। एक मैंने कहा मेरी लंबाई ज्यादा है, लेकिन ज्यादा किसे बोलते हैं? किसी के लिए जो 4 फुट का है उसके लिए 5 फुट भी ज्यादा है, कोई 6 फुट का है उसके लिए 5 फुट भी कम है। तो इस तरीके से अगर हम ज्यादा या कम बोलेंगे तो आदमी के लिए, हर आदमी के लिए ज्यादा और कम की परिभाषा अलग अलग हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई 4 फुट का आदमी है, उसके लिए 5 फुट ज्यादा होगा, किसी की हाइट 6 फुट है उसके लिए 5 फुट कम होगा। तो एक ही चीज एक के लिए ज्यादा हो रही है, एक के लिए कम हो रही है। तो हम चाहते हैं नंबर, ताकि वो खुद तय कर ले कि कम या ज्यादा। कम या ज्यादा आप मत बताओ, वो खुद समझ जाएगा कि कम है या ज्यादा है। तो हमने एक बढ़िया सिस्टम बनाया, नंबर सिस्टम, जिसमें हमने हर चीज को नंबर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, हर चीज को। आज आप देखें तो हर चीज नंबर में रिप्रेजेंट है। आज अगर आप छोटे से छोटी चीज देखें, आज अगर अपना ब्लड टेस्ट भी करा के आते हैं तो वहां पे सब कुछ नंबरों में लिखा हुआ होता है। आपका हीमोग्लोबिन इतना है ना। वहां अगर आप जाके देखें आपका WBC कितना है, आपका RBC कितना है, हर चीज वहां नंबरों में लिखी हुई है। और नंबर आपको बता रहे हैं कि आप ठीक हैं या खराब है या बीमार है, सब चीज नंबरों में है। आपका बच्चा पास होने के बाद एक मार्कशीट लेके आता है जिसमें वो नंबर लिखे हुए होते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि आपका बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, जस्ट नंबर है। ठीक है। आप ट्रेन बुक कराते हैं, वो कौन सी सीट पे आपको जाके बैठना है, वो एक नंबर है। तो कुल मिला के हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि किसी चीजों को लेबलिंग करना चाहते हैं, नंबर की लेबलिंग देना चाहते हैं, और नंबरों में ही सब चीजों को नापना चाहते हैं। नंबर में ही सब चीजों को नापना चाहते हैं। तो ये जो मापन है ये गणित का बहुत बड़ा फैक्टर है, और गणित की सुपर पावर भी है, क्योंकि हर कोई नंबरों में ही चाहता है। आप किसी आदमी को नंबर के बिना कुछ बता के देखिए, वो समझ ही नहीं पाएगा। अगर आप नंबरों को हटा दें और बिना नंबरों का इस्तेमाल करें, अगर आप किसी व्यक्ति को कोई बात समझाना चाहते हैं तो वो समझ ही नहीं पाएगा। वो हर बार आपसे नंबर की उम्मीद करेगा, नंबर बताओ, नंबर बताओ, नंबर बताओ। यानी हर बार आपको एक नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। यानी हमारा जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है वो भी कहीं ना कहीं नंबरों के आधार पर ही सही से हो पाएगा, सही से हो पाएगा। क्रिकेट खेल रहे, क्रिकेट में क्या चल रहा है, सारा का सारा नंबर चल रहे हैं। इस ओवर में इतने बनाए, इस ओवर में इतने बनाए, इस ओवर की इतनी बॉलें हो चुकी है, इतनी बॉलें बाकी है। अच्छा, कौन बैट्समैन बढ़िया है, नंबर्स बताएंगे। कौन बैट्समैन बुरा है, नंबर्स बताएंगे। कौन बॉलर बढ़िया है, नंबर्स बताएंगे। कौन टीम बढ़िया है, नंबर्स बताएंगे। सब कुछ हमने नंबरों 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 पे सेट कर दिया। नंबर ही सेट कर रहे हैं। पूरा का पूरा शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, नंबर उठ रहे हैं, नंबर गिर रहे हैं, है ना। नंबर उठ रहे हैं, नंबर गिर रहे हैं, और पूरा मार्केट नंबर्स पे चल रहा है। आपके खाते में आने वाला, आपके खाते में पैसे थोड़ी है, आपके खाते में कुछ नंबर्स है, आपके खाते में कुछ नंबर्स है। कुछ निकालते हो वो नंबर कम हो जाता है, कुछ डालते हो वो नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के हमारा पूरा सिस्टम अगर हम देखें तो, अभी देखिए हम ये बात नहीं करें कि मैथमेटिकल यूनिवर्स है या नहीं है, लेकिन हमारा जो खुद का बनाया यूनिवर्स है वो तो मैथमेटिक्स है। वहां पे तो हर चीज मैथमेटिक्स है। आपका आधार कार्ड एक नंबर है, हमें लगा नंबर बेस्ट है, हमने नंबरों में कन्वर्ट किया। आपकी गाड़ी के नंबर एक नंबर है, तो गाड़ी के नंबर भी नंबर है, मोबाइल नंबर नंबर है। हर चीज को हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपकी हार्ट बीट एक नंबर है, 72, 74, 75। तो कुल मिला के हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि चाहे दुनिया मैथमेटिकल, मैंने कहा भगवान मैथमेटिशियन है या नहीं है, दुनिया किसी गणितज्ञ ने बनाई ना बनाई है, लेकिन जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है वो पूरे तरीके से गणित पे हुआ है। और हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम हर चीजों को नंबर्स में ही, जो चीजें नंबर में नहीं थी पहले, या तो पहले से वो नंबर में चली गई है या नहीं गई है, तो आने वाले समय में वो नंबर में चली जाएगी। आने वाले समय में वो सब कुछ नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कुछ बच रहा है तो वो भी धीरे धीरे नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि मैथमेटिक्स सबको रिप्लेस करेगी और सबकी जगह एक नंबर्स में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक फंडा होता है नंबर का। इसीलिए अब जो कोण आया, अब ने कहा कि ये लाइन घूम रही है, कितनी घूम रही है, कभी भी ये समझ में नहीं आएगा जब तक आप नंबर नहीं बताओगे। जब तक आप ये नहीं बताओगे कि नंबर्स में बोलोगे 15, 20, 30, 45, तभी मुझे समझ में आएगा। बच्चे को जब तक आप रोल नंबर मत दो, बच्चे को क्लास में समझ में ही नहीं आती उसकी जगह क्या है। जब तक आप बच्चे को रोल नंबर नहीं दो, उस बच्चे के लिए उसका नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका रोल नंबर। क्योंकि रोल नंबर जैसे ही आता है उसको ये समझ में आने लग जाता है कि कितने बच्चे उससे आगे, कितने उससे पीछे, उसके आगे कौन बैठेगा, उसके पीछे कौन बैठेगा, सारी गणित उसको समझ में आने लग जाती है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे आधार कार्ड क्या है, आपके नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आधार नंबर है। क्यों? क्योंकि वो यूनिक है, वो आपको ही रिप्रेजेंट करेगा। आपका नाम का तो बहुत से आदमी हो सकते हैं, लेकिन आपके आधार नंबर के सिर्फ आप हो सकते हो। तो ये है नंबरों की महत्ता, और यही हमारा सारे समझने का तौर तरीका।
चाहे या ना चाहे, कोई गणित पढ़ा हुआ हो चाहे ना पढ़ा हुआ हो, वो पूरी की पूरी दुनिया को गणित से ही समझता है। आज क्रिकेट का मैच देखिए, अगर किसी आदमी अनपढ़ है, उसे नंबर्स नहीं पता, तो क्रिकेट का मैच देख ही नहीं सकता, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अगर किसी आदमी को, मान लीजिए कोई जंगल से आप आदमी को उठा ले, जो बोल पाता तो है लेकिन गणित का जीरो नॉलेज है, उसको बिल्कुल गणित नहीं आती, आप उसको क्रिकेट मैच समझा दो, नहीं समझा सकते। क्रिकेट क्यों, फुटबॉल समझा दो, फुटबॉल क्यों, टेनिस समझा दो, कोई और खेल है वो समझा के दिखा दो, कौन जीता कौन हारा समझाओ, सारे के सारे नंबर ही है जो समझाते हैं कि कौन जीता कौन हारा, हारा तो कितने से हारा, जीता तो कितने से जीता। तो सबके सबको हमने क्या किया, पूरी की पूरी चीजों को समझाने का तरीका अपना लिया मैथ्स, और हर चीज को मैथ्स में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कोई कोणों को या कोई और को या ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तब से लगातार शिफ्टिंग चल रही है मैथ्स की तरफ, और मोटा मोटी हम धीरे धीरे, कल मैं फिजिक्स का एग्जांपल आपको बता रहा था कि फिजिक्स शिफ्ट हो रही है मैथ्स की तरफ। ये फिजिक्स का एग्जांपल नहीं, हमारा नॉर्मल जीवन जो है वो भी मैथ्स पे शिफ्ट हो गया, हमारा नॉर्मल जीवन भी जो है वो मैथ्स पे शिफ्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके, धीरे धीरे हम मैथ्स की तरफ पूरे तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें क्या है, नंबर्स का खेल है, हर चीज को नंबर में रिप्रेजेंट करना, हर बात को नंबर में बताना। जैसे ये चीजें देख लो, और अगर नंबर मत यूज करो, तो जैसे ये लाइन है, लाइन फर्स्ट, लाइन सेकंड, लाइन थर्ड, कितना अधूरा रहता है बिना नंबरों के। मैं कहूंगा कि लाइन 2 जो है वो ज्यादा घूमी है लाइन 1 के मुकाबले, लाइन 2 लाइन 1 के मुकाबला ज्यादा घूमी हुई है, लाइन 3 लाइन 1 के मुकाबले ज्यादा घूमी हुई है, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि लाइन 2 भी ज्यादा घूमी हुई है, लाइन 3 भी ज्यादा घूमी हुई है। अब मैं कहूंगा लाइन 3 लाइन 2 से भी ज्यादा घूमी हुई है, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं आ रही, अधूरापन सा लग रहा है। कितना ज्यादा घूमी हुई है ना, बेचैनी है। और ये बेचैनी कौन दूर करेगा, नंबर। जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि ये 30 डिग्री है, ये 45 है, और ये 60 है। अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कौन ज्यादा घुमा हुआ है, कौन कितना ज्यादा घुमा हुआ है, तीसरी लाइन किससे कितनी ज्यादा घूमी हुई है। सारी की सारी बातें इन 3 नंबर अपने आप ही आपको समझा देंगे, ये 3 नंबर आपको सारी बातें समझा देंगे। अब मुझे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो ये है हमारे गणित के प्रति एक्सेप्टेंस, है ना। ये हमारी गणितीय एक्सेप्टेंस को दर्शाता है कि हमने भी गणित को उतनी तरीके से अपना लिया है कि हमें हर चीज गणित में ही समझ में आती है। क्रिकेट में ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, हम खुद समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। तो यही है मैथमेटिक्स का प्रोग्रेस, है ना। चलो वापस आते हैं। तो कोण का मतलब है किसी रेखा का किसी स्थिर रेखा के सापेक्ष घुमाव, इस घुमाव को हम नापेंगे, और ये जो पूरा मापन होगा इसको हम कोण बोलेंगे या एंगल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, कोण को 2 डायरेक्शन हो सकती है घुमाने की, एक हो सकती है क्लॉकवाइज, एक हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज, 2 डायरेक्शन होंगी। एक तो आप होगा कि ये स्थिर रेखा, इस स्थिर रेखा के सापेक्ष ऐसे घुमाओ, है ना। एक हो सकता है रेखा के नीचे की तरफ घुमाओ, यानी अगर हम इसे देखें तो ये तो होगी घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज। तो एक तो हो सकता है आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, एक हो सकता है आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। अब क्लॉकवाइज घुमा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, ये बताने के लिए हमें 2 चिन्ह चाहिए, ताकि हम पहचान सकें कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप अपने कोण के आगे लिख दीजिए, जैसे 45 डिग्री है, 45 डिग्री रेखा, उसके सामने लिख दीजिए क्लॉकवाइज, ताकि मैं पहचान जाऊं कि आपने 45 डिग्री कोण कैसे बनाया है। क्लॉकवाइज बनाया मतलब आपने ऐसे कोण बनाया है ना। और उसी 45 के नीचे अगर उल्टा घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो उसके आगे लिख दो एंटी क्लॉकवाइज। जैसा कि हम गणितज्ञों के लिए एक बड़ी आदत रही है कि हम बड़े बड़े नाम कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, है ना। मैथ जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट है, छोटा सा छोटा चीज होते हैं। अब मैं इसको ऐसे लिखूं 45, क्योंकि देखिए 2 45 है, एक 45 ये भी है जो सेकंड वाला है, एक 45 ये भी है, दोनों के दोनों ही 45 है। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से 45 की बात हो रही है, हम इस बात से कंफ्यूज हो जाएंगे 45 कौन से 45 की बात हो रही है, इस वाले 45 की या उस वाले 45 की। तो या तो आप एक काम करिए, 45 के सामने लिखिए क्लॉकवाइज, कौन सा वाला, क्लॉकवाइज वाला या एंटी क्लॉकवाइज वाला। लेकिन क्या इतना बड़ा बड़ा नाम लिखना, क्या हम गणित वाले लिखते हैं? जवाब हम बिल्कुल नहीं लिखते। तो ये चीज तो गलत होगी। तो हम एक काम करते हैं, प्लस और माइनस का चिन्ह इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लस और माइनस का चिन्ह, क्योंकि ये हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। तो एक को प्लस दे दो, एक को माइनस दे दो, एक को प्लस दे दो, एक को माइनस दे दो। तो जो एंटी क्लॉक है उनको प्लस, और जो क्लॉक है वो माइनस। याद रखिए यहाँ प्लस और माइनस का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये 2 प्रतीक चिन्ह है। जैसे
आपने रामायण देखी हो तो रामायण में जो भगवान जो सुग्रीव होते हैं, भगवान राम जो है सुग्रीव को माला पहना के भेजते हैं ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। माला पहनाने का कहीं वो उचित नहीं है कि सुग्रीव युद्ध से पहले ही जीत गए, माला पहनाने का वो उचित नहीं था। माला पहनाने का मकसद था, वहां माला जीत का प्रतीक नहीं थी, वहां माला प्रतीक थी डिफ्रेंशिएट का, कि भाई कौन बाली है कौन सुग्रीव है, क्योंकि दोनों जुड़वा थे इसलिए पहचान पाना मुश्किल था। तो माला प्रतीकात्मक थी, सुग्रीव को बाली से अलग करने वाली। सेम यहाँ पे भी प्लस और माइनस जो है वो डिफ्रेंशिएटर है। डिफ्रेंशिएटर का मतलब होता है अंतर पैदा करने वाले, कि 45 कौन सा, ये वाला 45 या वो वाला 45। तो क्लॉकवाइज को हम -45 लिखेंगे। अब हमें क्लॉकवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का मतलब भी क्लॉकवाइज होगा और प्लस का मतलब ही एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब सोचिए, एंटी क्लॉकवाइज लिखना उसके बजाय प्लस लिखना ज्यादा बेटर है नहीं है, क्लॉकवाइज लिखना उसके बजाय -45 लिखना ज्यादा बेटर है नहीं है। तो हमने दो डायरेक्शन का हो गया। तो यहाँ जो प्लस एंगल के आगे जो प्लस और माइनस का चिन्ह आएगा वो डायरेक्शन का प्रतीक होगा, कि कौन सी डायरेक्शन में एंगल को बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे एंगल बनेंगे। ठीक है, अब एक एंगल जो है, ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी कोण को घुमाएंगे तो पूरा का पूरा वो एक चक्कर काट सकता है, एक चक्कर काट करके वापस से उसी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि आप सर्कल में है। सर्कल की खास बात ये होती है कि जिस बिंदु से आप शुरू करते हैं कुछ समय बाद आप उसी बिंदु पे वापस आ जाते हैं। सरल रेखा में ये गुण नहीं है। अगर आप एक सरल रेखा पे चले तो कभी आप रिटर्न नहीं आएंगे। अगर आप एक सरल रेखा में चले तो कभी भी आप रिटर्न नहीं आएंगे, है ना। इस सरल रेखा में आप यहाँ खड़े हैं, कुछ समय बाद आप यहाँ होंगे, कुछ समय बाद यहाँ होंगे, तो हर बार आप एक नए बिंदु पे होंगे, हर बार एक नए पे होंगे, कभी भी आपका रिपीटेशन नहीं होगा। तो सरल रेखा में ये प्रॉब्लम है। लेकिन सर्कल में एक अच्छी बात ये है कि हर चीज एक निश्चित समय बाद रिपीट होती है, ये सर्कल का गुण है। सर्कल की खास बात है कि रिपीट होती है। जैसे हमारा जीवन है वो एक सरल रेखा है, उसमें कभी कोई रिपीट नहीं होता। आज आप 40 साल, 1 महीने, 1 दिन के हुए हो तो अगले दिन आप अगला नंबर पकड़ोगे। अब नया नंबर, वापस नंबर कभी भी रिपीट नहीं होगा, है ना। वो नंबर कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो कुछ चीजें ऐसी है जो लीनियर होती है, कुछ चीजें हैं जो सर्कुलर होती है ना। सर्कुलर, जिसमें आप वापस से उन्हीं पॉइंट्स को, उसी चक्कर को वापस से कवर करते हैं। तो सर्कुलर का गुण हो गया कि एक राउंड काटते ही आप वापस लौट आएंगे जहां से आपने शुरू किया था। ठीक है, तो ये हम हो गया, एक राउंड पूरा हो गया। अब क्वेश्चन ये बन गया कि एक राउंड जो है, एक राउंड को कितना माना जाए, इस पूरे राउंड को कितना माना जाए। क्योंकि एक राउंड को आप जो भी मानोगे, जितना भी मानोगे, याद रखिए एक राउंड को आप जितना मानोगे उसी से तय होगा कि इसका एक टुकड़ा कितना होगा। समझ रहे हैं, एक टुकड़ा कितना होगा। जैसे डेयरी मिल्क है, समझो आपने डेयरी मिल्क खाई होगी। डेयरी मिल्क के अंदर जो है टुकड़े टुकड़े आते हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, है ना। 12 टुकड़े आते हैं, 15 टुकड़े आते हैं। तो एक टुकड़े की कीमत का पता कैसे चलेगा, जब आपको ये पता चलेगा कि पूरी डेयरी मिल्क कितने की है। अगर पूरी डेयरी मिल्क 240 रुपए की है तो 12 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा कितने का हो जाएगा, 20 रुपए का। तभी तो पता चलेगा ना, जब पूरी डेयरी मिल्क कितने की है 12 का भाग देके एक टुकड़े की कीमत निकाल लेंगे। सेम वही बात है। अब आपको डिसाइड करना था कि पूरा एक जो सर्किल है, जब अगर मान लो कोई रेखा है वो पूरा एक घूम जाए तो कितने का कोण होगा। आप जब ये डिसाइड करोगे, याद रखिए ये डिसाइड होने के बाद ही डिसाइड होगा कि एक टुकड़ा कितने का। एक टुकड़े की कीमत कब आएगी, जब आप पूरे की हॉल की कीमत आप तय करेंगे। अब हॉल की कीमत जो है, सबसे पहले शुरुआती जो फेज था उसमें डिग्री आया था। डिग्री, बेबीलोनियन जो थे वो डिग्री यूज करते थे, कोण को नापने के लिए डिग्री का इस्तेमाल करते थे। और उन्होंने तय किया था कि पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री। अब इसके लिए काफी, क्योंकि एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि वाई यूज 360, कि यहाँ पे 360 क्यों यूज किया गया, 360 क्यों यूज किया गया, उसके लिए कई थ्योरीज है, कई थ्योरीज है। एग्जैक्टली शॉर्ट थ्योरीज आप नहीं कह सकते कौन सी है, क्योंकि या तो आप उस कालखंड में जाएं और वहां जाके देखें कि भाई क्या चल रहा है, क्यों 360 ले रहे हैं। अलग अलग थ्योरी है। सबसे पहली थ्योरी 360 को लेके आती है कि भाई उस समय जो बेबीलोनियन थे, बेबीलोनियन ने सबसे पहला कैलेंडर दिया था, आप लोगों को पता होगा। सबसे पहला कैलेंडर जो था वो बेबीलोनियन का था, काफी परफेक्ट था। परफेक्ट कैलेंडर, एग्जैक्टली कैलेंडर भी आप नहीं कह सकते क्योंकि सदियां बीत जाती है चीजों को आने आने में। तो एग्जैक्टली जो परफेक्ट सिलेंडर, मतलब जो आप कैलेंडर आज यूज करते हैं उसको काफी हद तक परफेक्ट हो गया था। उन्होंने 12 महीने बनाए, उन्होंने हर महीने को 30 दिन दिए। इस हिसाब से 30 इंटू 12 360 होते हैं। तो उन्होंने 360, क्योंकि आपका जो चक्कर है, जो पृथ्वी एक चक्कर काटती है, पूरा एक राउंड निकालती है सूर्य का, वो 360 दिन का था। तो उन्होंने उसी सर्कल के आधार पे, क्योंकि पृथ्वी एक राउंड निकाल रही है, और जैसे मैंने कहा कि 12 महीने थे, हर महीना 30 दिन का था, तो 12 इंटू 30
360, तो पृथ्वी का पूरा एक सर्कल मतलब एक वर्त होगा, एक वर्त होगा तो उसको 360 दिन लगते हैं पृथ्वी को पूरा चक्कर काटने में, तो 360 हर 1 डिग्री 1 दिन को दर्शाएगा, हर 1 डिग्री 1 दिन को। तो कि जब आप उस समय याद रखिए, उस समय नॉर्मली एस्ट्रोनॉमी को पढ़ रहे थे, तो एस्ट्रोनॉमी को पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि हाँ पृथ्वी जब 360 में काट रही है तो आराम से अपन एक दिन को 1 डिग्री कह सकेंगे, तो एक दिन को 1 डिग्री के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे, तो उन्होंने 360 रखा। पहली थ्योरी तो ये आती है। दूसरी थ्योरी ये आती है, सेकंड थ्योरी, ये फर्स्ट होगी, सेकंड थ्योरी जाती है इजिप्टियंस के ऊपर। इजिप्टियंस के बारे में कहा जाता है कि वैसे इजिप्टियंस नहीं थे, शुरुआती नहीं थे वो लोग, उसके बाद में थे, बेबीलोनियन के बाद में थे, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, बेबीलोनियन का इन्फ्लुएंस जो था इजिप्टियन के ऊपर जरूर था, ग्रीक के ऊपर जरूर था, लेकिन उनके वहां पे जो नंबर सिस्टम था, जो नंबर सिस्टम था वो 60 का था, 60 बेस वाला, जिसको सेक्सिजेसिमल कहते हैं, 60 वाला सिस्टम। जैसे हमारा सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम, हमारा होता है 10 बेस सिस्टम, 10 बेस सिस्टम मतलब डेसिमल सिस्टम। तो 10 बेस सिस्टम होता है, उनका 60 का बेस हुआ करता था। यहाँ थोड़ा सा लेके आपको बड़ा अजीब लगेगा, 60 का बेस कोई होता है क्या? हाँ, जो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं पहले, वरना ये कंफ्यूजन रह जाएगी कि 60 का बेस, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा बेस तो हमने सुना ही नहीं है। देखो, पहले बेस को समझने से पहले थोड़ा सा दिमाग को ओपन करना होगा कि जो भी बेस आप बनाते हैं, बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब जैसे आपने कहा 10 बेस, ठीक है, 10 बेस का मतलब है आपने पहले सिंबल्स बनाओगे। आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बात थोड़ी सी फंसने वाली है, थोड़ा सा ऐसा है जो आपको आपके नंबरों को एक बार हिला के रख देगा। जो आपका बेसिक सिस्टम है जो आपने अब तक अडॉप्ट कर रखा है उसको वो हिलाएगा, ताकि इतना हिलाएगा और जगह बनाएगा ताकि दूसरा सिस्टम वहां पर आ सके। 10 बेस सिस्टम, जब भी आप किसी को बेस सिस्टम कहते हैं इसका मतलब है इस सिस्टम के अंदर 10 सैम्बल्स होंगे। 10 बेस सिस्टम का मतलब है इसमें 10 सैंबल होंगे, 10 संकेत होंगे, सैंबल का मतलब 10 संकेत होंगे, ठीक है। जैसे हमारे डेसिमल सिस्टम में सैंबल्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 10 सैंबल है जिनको आप डिजिट कहते हैं। वैसे आप सैंबल कह दें तो भी ठीक है, डिजिट कह दें तो भी ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन है, वो भी दूर कर देता हूँ कि कोई ये सोचे कि ये 1 है या ये 2 है। नो, ये 1 और 2 नहीं है, ये सिंबल ऑफ 1 है। फर्क समझो, ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये सिंबल ऑफ 1 है। फर्क, ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 3 नहीं है, ये 4 नहीं है, ये है 4 का संकेत है, ये सिंबल ऑफ 4 है। दोनों बातों में फर्क है। 4, जैसे बालाजी की मूर्ति आपने लगा रखी है, वो बालाजी नहीं है, वो सिंबल ऑफ बालाजी है। फर्क समझे दोनों बातों में? हल्का सा माइनर डिफरेंस है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो आपने बालाजी की फोटो लगा रखी है वो बालाजी नहीं है, वो सिंबल ऑफ बालाजी है। क्योंकि अगर वो बालाजी होते तो फिर वो एक जैसे होते। कहीं पे बालाजी की दाढ़ी आ रही है, कहीं पे बालाजी जो है वो लाल कलर के हैं, कहीं व्हाइट कलर के हैं, कहीं ब्राउन कलर के, क्या ये वो बालाजी है? नहीं, हमने सिंबल्स बनाए हैं। पूजने के लिए, पुकारने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमें सिंबल चाहिए, है ना। अगर हम और धर्म में जाए तो सबने सिंबल बना रखे। कोई नाम के आगे नाम लिख के उसकी पूजा करता है, कोई मूर्ति बना के पूजा करता है, तो सिर्फ सिंबल है, वो गॉड नहीं है, वो सिंबल ऑफ गॉड्स है जिनकी हम प्रार्थना करते हैं। तो अच्छा, अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो समझाता हूँ। 4 को ले लेते हैं। अब इनमें से बताइए 4 कौन सा है? इनमें से बताइए 4 कौन सा है? तो जवाब है तीनों ही 4 है। तो भैया अगर 4 है, अगर यही 4 है तो फिर एक ही होगा ना, 3 थोड़ी होंगे। अगर यही 4 है तो ये होगा, ये 2 नहीं होंगे। तो ये भी, ये कौन है? ये 4 है। अच्छा, ये कौन है? तो ये भी 4 है। ये कौन है? कि ये भी 4 है। तो फिर 3 4 कैसे हो गए? तो इसका मतलब 4 नहीं है, सिंबल ऑफ 4 है। किसी भी चीज के सिंबल्स बहुत सारे हो सकते हैं, चीज तो एक होगी, सिंबल्स बहुत सारे हो सकते हैं। कोई ने कोई सा बना दिया, किसी ने कोई सा बना दिया। जैसे कोई बालाजी की मूर्ति ऐसी बना देगा, कोई वैसी बना देगा, कोई वैसी बना देगा, क्योंकि सिंबल्स है। बालाजी नहीं है, सिंबल्स है, उनके प्रतीक है।
आप चाहे जितने बना सकते हैं। तो ये सिंबल्स है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, सिंबल ऑफ 4 है। और भी बन सकते हैं, और भाषाओं में जाओगे तो आपको 4 के सिंबल अलग अलग मिल जाएंगे। कई सभ्यताओं में 4 को इस तरीके से लिखा जाता था, ये उसका सिंबल हुआ करता था। कोई सभ्यताएं ऐसे, अंग्रेजी सभ्यताएं ऐसी लिखती है, हिंदी सभ्यता ने 4 को ऐसे लिखा था, रोमन ने ऐसे लिखा था, और किसी और सभ्यता ने ऐसे लिखा था, और कोई और तरीके से लिखेगा। तो है ना, अब आपको कि 4 कैसा होता है, 4 कल्पना है, 4 अब्स्ट्रैक्शन है, उसको कोई लिख भी नहीं सकता और कागज पे उतारा ही नहीं जा सकता, उसके सिंबल्स को उतारा जा सकता है। कोई सोचिए, आप ईश्वर को एक कागज पे या एक कैनवास पे कैसे उतार सकते हो? महान हो, अद्भुत हो आप लोग। उस ईश्वर को जिसने पूरे अगर रचयिता है और ईश्वर विद्यमान है, तो क्या उस ईश्वर को जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसको आप एक छोटे से कागज पे उतार दोगे? उतारोगे तो कैसे उतारोगे, हमें भी समझाओ। कागज पे कैसे उतारोगे उसको? आप खुद कहते हो वो निराकार है, निराकार है तो उसका आकार ही नहीं है, तो कागज पे कैसे उतरेगा वो? तो फिर हमने क्या किया, हमने हमारी तरीके से जैसे हमें लगा, हमने उसके एज ए सिंबल के तौर पे उनका एक चित्र बना लिया। वो सिंबल ऑफ गॉड हुआ, ना कि खुद गॉड है। सिंबल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सिंबल्स बना लिए। अंग्रेजों ने, जो इंग्लिश थे, यूरोपियन थे, उन्होंने ये सिंबल्स बनाए। हमारे अलग सिंबल्स है, हमारे देख लीजिए, हिंदी के अलग सिंबल्स है नहीं है, हिंदी के अलग है या नहीं, रोमन्स के अलग है नहीं है, तो रोमन्स के अलग सिंबल्स हुआ करते थे। लेकिन याद रखिए, वन तो वन ही था, वन तो वन ही था, चाहे ऐसे लिखा गया, चाहे वैसे लिखा गया, चाहे वैसे लिखा गया, वन तो वन ही था, 4 तो 4 ही था, 4 तो 4 ही था। किसी ने, अंग्रेजों ने ऐसे लिखा, हिंदुओं ने ऐसे लिखा, और रोमन्स ने ऐसे लिखा, तब भी 4 तो 4 ही रहा, 4 नहीं बदला और बदलना भी नहीं है। सिंबल्स किसी चीज को नहीं बदल सकते, सिंबल तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बदल थोड़ी सकते हैं। तो ये थे सिंबल्स। तो जब आप 10 बेस सिस्टम कहते हैं, तो आप 10 सिंबल्स बनाते हैं। अब याद रखिए, ये ऐसा नहीं कि 4 यही होगा, कुछ और बना लो, कुछ और बना लो। जैसे शुरुआती जो बेबीलोन से, वो हाथी, घोड़ा, बकरी, ये सिंबल्स के तौर पे रखते थे, सिंबल्स के तौर पे ये रखते थे। अगर आप शुरुआती जो इजिप्टियन का देखोगे, बहुत पुराना है सिस्टम उनका। तो अगर हम बेबीलोनियन का देखें, तो बेबीलोनियंस क्या करते थे, हर नंबर के लिए, जैसे 1 नंबर के लिए एक हाथी का चिन्ह बना दिया, ये हाथी का हो गया। 2 नंबर पे बकरी बना दी, 3 नंबर पे कोई और जानवर बना दिया, 4 नंबर पे कुछ और बना दिया, 5 पे कुछ और बना दिया। इस तरीके से उन्होंने 60 सिंबल्स बनाए थे, 60। गौर करो, 60 सिंबल्स इस्तेमाल करते थे वो लोग। धन्य है वो लोग, क्योंकि हम 10 सिंबल से परेशान है, और बाइनरी तो सबसे बढ़िया है, 2 ही सिंबल्स यूज करती है, 0 एंड 1, ठीक है। वो जो बेबीलोनियन थे, वो 60 सिंबल यूज करते थे, हर नंबर के लिए एक सिंबल था। 1 का एक सिंबल, 2 का एक सिंबल, 3 का एक सिंबल, 4 का एक सिंबल, 5 का एक सिंबल, 6 का एक सिंबल, डैश 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 डैश। इस तरीके से वो 60 तक का डेसिमल, 60 बेस का सिस्टम यूज किया करते थे, समझे। और अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या थी इसमें, क्या अच्छी चीज थी? अच्छी चीज ये थी कि आप ये सोचिए कि 10 से 11 बनाना आज तो आसान है, कि 10 में एक और जोड़ दिया, 11 बन गया, 11 में एक जोड़ दिया। उस समय उन्होंने इतने बड़े बड़े नंबर क्यों रखे, इतना बड़ा बेस क्यों रखा? इतना बड़ा बेस क्यों रखा कि उनको लगा कि इतने में इस रिपीट नहीं करना पड़े, क्योंकि रिपीट की सोच उस समय तक नहीं आई थी कि एक काम करो, 10 के बाद में 11 बना लो, रिपीट कर लो, 11, 12, 13, 14 करा लो, नंबरों को रिपीट करना शुरू कर दो, आगे और नंबर बन जाएंगे, फिर रिपीट कर दो और आगे नंबर बन जाएंगे, और फिर जितना चाहे उतना बना लो। उस समय इतनी अक्ल नहीं थी। तो उस समय क्या किया, सिंबल्स को बढ़ा लिया गया, सिंबल्स बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। लेकिन हर सिंबल को बनाने के बाद में दिक्कत वो भी तो याद तो रखो, कि जो हाथी है वो हाथी 5 है, और जो बकरी है 11 है, और जो शेर है वो 13 है। अब सोचो, 60 के अंदर आपके सारे सिंबल्स भी तो निपट गए होंगे। बहुत बना लिया आपने, 60 बनाए हैं। जो याद कर रहा है बच्चा, उसके दिक्कत, वो हाथी पहले तो 5 पर हो, अब वो हाथी 11 पर क्यों आ गया, समझ रहे हो? तो एक एक को याद करना भी तो कितनी परेशानी होती होगी। उन बच्चों की सोचो, उनमें क्या बीती होगी, जिन बच्चों को ये याद करने पड़ते थे। और फिर दूसरी बात है, धीरे धीरे आपके सिंबल्स भी कम पड़ने लग गए, क्योंकि जो आपके पास जानवर थे या जो भी चीजें थी, वो सिंबल्स में खत्म हो गई थी। फिर जितना काम चल रहा था, कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कमी तो थी। 60 तक के बेस को यूज करना आसान बात तो नहीं थी, परेशानी वाला सबक तो था। तो इसलिए बेस टूटा, 60 का बेस टूटा, 60 का बेस टूट के 16 का बेस बना, 16 का बेस बन के फिर 10 का बेस बना, और 10 का बेस जो है वो चल रहा है, ठीक है, कोई ज्यादा बुरा नहीं। लेकिन जैसे कंप्यूटर आए, हमने ये बेवकूफी नहीं दिखाई, कंप्यूटर आए हमने समझदारी दिखाई, हम
2 बेस पे चले गए, क्योंकि हमें लगा कि ये भी ज्यादा बड़ा है, 10 बेस भी बड़ा है, लेकिन क्या करें, मानव सभ्यता 10 बेस को एक्सेप्ट कर चुकी है, अब इनको छेड़ेंगे तो ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो कंप्यूटर तो अभी नया नया आया है, ये तो नया बंदा है, इसको जो सिखाएंगे वो सीख जाएगा। तो कंप्यूटर में हमने वो बेवकूफ़ी नहीं की और उसमें बाइनरी बेस डाल दिया, 2 बेस डाल दिया, है ना, क्योंकि जितना छोटा बेस होगा उतना आसान होगा। तो अभी हम 10 बेस पे सेट है। अगर हमें कोई रीसेट करेगा तो पहले हमारे दिमाग को सबको खाली करना पड़ेगा और दोबारा नया सेट जो है दिमाग में वो डालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे भारत में हम हर चीज को किलोमीटर में नापते हैं और किलोमीटर हमें समझ में भी आता है, किलोमीटर हमें समझ में भी आता है। यही अगर आप यूरोप में चले जाओ तो यूरोप में वो हर चीज को माइल में नापते हैं, वो हर चीज को माइल में नापते हैं। अब हमारे लिए ये अजीब है, हमारे लिए माइल अजीब है, उनके लिए किलोमीटर अजीब है। अगर उनको यहाँ लाओगे और उनको बताओगे कि 10 किलोमीटर है तो पूछेंगे माइल, उनका माइल समझ में आता है, उनको किलोमीटर समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उनका जो विकास हुआ है वो माइल्स पे हुआ है और हमारा किलोमीटर पे हुआ है। सेम ऐसे ही जब हम भार नापते हैं, हम केजी में नापते हैं, वो पौंड में नापते हैं, वो पॉन्ड्स में नापने, उनको पॉन्ड समझ में आते, केजी समझ में नहीं आता। तो यही हालत है, जो जिस पे डेवलप हो गया उसको वो तो ठीक लगता है और दूसरा सिस्टम उसको बुरा लगता है। जैसे हिंदी है, आज हमें हिंदी अच्छी लगती है, इंग्लिश बुरी लगती है, उनको इंग्लिश अच्छी लगती है, हिंदी बुरी लगेगी, क्योंकि वो इंग्लिश पे डेवलप हुए हुए। तो ये बेस सिस्टम जो है ना, ये परेशान करता है। तो बेबीलोनियन ने अपना 60 का बेस बनाया, इस 60 के बेस के ऊपर आराम से, जब 60 के बेस को आप 4 बार रिपीट करेंगे, 4 कोड 60 60 60, है ना, इस तरीके से आप रिपीट करते जाइए तो आपको 360 वाला पूरा सेट प्राप्त होगा। ठीक है, तो उनने से 360 वाला रखा। तो ये भी एक थ्योरी है, नहीं, ये सत्य है, सत्य वाला भी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ना तो वहां जाके कोई देख के आया, ना कोई बता के आया, ये सिर्फ थ्योरीज है। और मैंने कहा था थ्योरी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो ये दूसरी थ्योरी चलती है इजिप्टियन की, कि उनका 60 का बेस था और वो, और 60 का बेस उनका नहीं था, वो पहले से ही आया हुआ था, वो भी उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, तो उसी बेस पे चलाया, तो उन्होंने आगे 60 को ही चलने दिया और वो 360 पे वो गणित चलती रही। और थर्ड आती है एक सिंपल थ्योरी कि भी 360 जो था, पहले जो जियोमेट्रस होते थे वो बहुत चीजों को टुकड़े बहुत करते थे, बहुत तोड़ते थे, और बहुत तोड़ते थे, तो 360 एक अच्छा नंबर था जो बहुत आसानी से टूट जाता है। देखो 2 पे भी कटता है, 3 पे भी कटता है, 4 पे भी कटता है, 5 पे भी कटता है ना, 6 पे भी कटता है, 8 पे भी कटता है, 9 पे भी कटता है, 10 पे भी कटता है, 12 पे भी कटता है ना। तो बहुत सारे नंबरों से ही कट रहा है और बहुत इजीली कट रहा है। तो उनको लगा 360 अच्छा नंबर रहेगा डिवाइड करने के लिए, क्योंकि बार बार सर्कल को कई छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ता था और 360 परफेक्ट नंबर था तोड़ने के लिए। तो तीसरी थ्योरी ये कहती है, लेकिन मुझे पहली वाली थ्योरी जो है वो ज्यादा समझ में आ रही है, ज्यादा ठीक लग रही है बजाय बाकी सबके। ठीक है ना, तो ये कुछ थ्योरीज है इसके बारे में कि कैसे ये 360 हुआ। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि ये 360 कैसे हुआ। आप लोगों को कौन सी थ्योरी अच्छी लगी, 3 थ्योरीज है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे पहली वाली थ्योरी जो है वो ज्यादा सूट करती है, लेकिन अच्छा, आपको वो 7 फेरों वाली थ्योरी अच्छी लगी, क्या 360 इसलिए चूज किया कि 7 से ना कटे, क्योंकि 360 अगर 7 से कट जाएगा तो जो भारत में 7 फेरे होते हैं वो भी अटूट नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं आगे की कहानी, कहानी में नया फेर। हाँ, एक और थ्योरी है, एक परफेक्ट ट्रायंगल थ्योरी और है, वो भी बता देता हूँ, इतना पढ़ ही रहे हो तो एक परफेक्ट ट्रायंगल थ्योरी और पढ़ लो। परफेक्ट ट्रायंगल थ्योरी, परफेक्ट ट्रायंगल आप कहते हैं समबाहु त्रिभुज को, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसको परफेक्ट ट्रायंगल कहा जाता है। उस समय परफेक्ट ट्रायंगल शब्द इस्तेमाल होता था। परफेक्ट ट्रायंगल का मतलब है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 60 60 का होता है, 60 60 60 होता है। तो अगर आप किसी सर्कल में देखें तो सर्कल के अंदर आप 6 परफेक्ट है, आप 6 परफेक्ट ट्रायंगल उसके अंदर सेट कर सकते हैं, 6 परफेक्ट। तो यानी आपका अगर ये सर्कल है और इसमें आपको ये परफेक्ट ट्रायंगल डालने हैं तो इसके अंदर आप 6 डाल सकते हैं।
मेरे थोड़े परफेक्ट नहीं रहेंगे, दोबारा ट्राई करता हूँ। ये लो, इसके अंदर 6 परफेक्ट ट्राइंगल सेट हो सकते हैं और हर ट्राइंगल 60 का है। 60 का है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 360। तो एक परफेक्ट ट्राइंगल थ्योरी कहती है कि अगर आप किसी के अंदर परफेक्ट ट्राइंगल डालें, वर्त के अंदर परफेक्ट ट्राइंगल डालें तो 6 डलेंगे और हर ट्राइंगल का कोण 60 का होगा तो 6 से 360 हो जाएगा। ये एक थ्योरी है। अब ये सही है वो गलत है वो भगवान जाने, लेकिन ये भी एक थ्योरी है। लेकिन सब में बस वही है, जो जितनी पुरानी थ्योरी है वो ज्यादा परफेक्ट है। आ जाओ, अब इसमें आगे चलते हैं, अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारा एंगल का विज्ञान हो गया। एंगल में आपको अब डिग्री को था डिवाइड करने का, डिग्री को सब डिवाइड करने का, डिग्री का सब डिवीजन। अच्छा, ये सब डिवीजन क्या होता है? सब डिवीजन होता है कि कई बार आपका मात्रक बहुत बड़ा होता है, मात्रक बहुत बड़ा होता है और इतना बड़ा मात्रक जो है उसको नापने के लिए कई बार वो बड़ा पड़ जाता है। अगर सपोज करो किसी की लंबाई जो है, किसी की लंबाई अगर आप मीटर में नापे तो परफेक्टली नहीं नाप पाएंगे जब तक मीटर को आप छोटे टुकड़ों में ना बांटे तो, क्योंकि कोई भी आदमी 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर में नहीं होगा। कोई भी आदमी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर में नहीं होगा। जो भी आदमी को आप नापने जाएंगे वो 1 मीटर कुछ होगा या 1 मीटर से कम होगा, है ना। एग्जैक्टली वो 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा या कम ज्यादा इस तरीके से वो सेट होगा, है ना। 1 मीटर से कुछ ज्यादा है तो आप उसको पूरा पूरा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर पे नहीं रख सकते। तो यानी अब आपको 1 मीटर को टुकड़ों में तोड़ना होगा, 1 मीटर के भी छोटे टुकड़े करने होंगे और हमने हर चीज के किए। किलोग्राम को ग्राम में तोड़ा, क्यों? क्योंकि हर चीज 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम नहीं हो सकती। कोई हो सकता है 3 किलोग्राम से थोड़ी ज्यादा हो और कोई थोड़ी कम हो। तो ये जो कम ज्यादा एक्स्ट्रा है इसको नापने के लिए किलोग्राम को तोड़ना होगा। ऐसा ही मीटर को तोड़ना होगा। और हमने तोड़ा है, मीटर को हमने सेंटीमीटर में तोड़ा है, किलोग्राम को हमने ग्राम में तोड़ा है। तो चीजों को तोड़ा जाता है और बारीक तोड़ा जाता है। जैसे 1 घंटा है तो 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम होता है तो हमने इसको मिनट्स में तोड़ा, लेकिन कई बार मिनट्स भी बड़े होते हैं तो हमने उसको सेकंड्स में तोड़ा। और कई बार सेकंड भी बड़े होते हैं। जब हम ओलंपिक की रेस की बात करते हैं तो सेकंड भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वहां पे जब पहला और दूसरा दो जो लास्ट में जो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट रनर जो होता है, एक तो विनर होता है एक फर्स्ट रनर अप जो होता है, मतलब जो सेकंड नंबर पे होता है, उनके बीच का गैप अगर आप सेकंडों में नापोगे तो आप पता ही नहीं पाओगे कि कौन जीता कौन हारा। तो वहां पे गैप सेकंड का भी छोटा हिस्सा होता है, मतलब मिली सेकंड होता है। तो हमने और छोटे टुकड़े करने पड़े अकॉर्डिंग टू अप्लीकेशन या यूज, कि भाई हाँ और यूज करना था। तो 1 घंटे को तोड़ा मिनट में, चल रहा था मिनट से लेकिन लगा नहीं मिनट भी ज्यादा है तो सेकंड में तोड़ा, सेकंड भी ज्यादा लग रहा था तो हमने मिली सेकंड में तोड़ा। तो इस तरीके से चला। तो डिग्री के साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि भाई डिग्री काफी बड़ा है और ऑब्वियसली बात बड़ा है, दिखने में शायद लगे कि नहीं छोटा है लेकिन एक्चुअल में डिग्री बड़ा है। अगर आप पूरे व्रत को लें और उसको 360 टुकड़े करें तो आपके पर हिस्से में 4 टुकड़े बराबर कर दिए तो पर हिस्से में 90 आएंगे, 90 आएंगे। तो अगर हमारा कोण जैसे यहाँ पे हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री डैश डैश, हमने इसको एक 360 टुकड़े कर लिए। तो 90 टुकड़े यहाँ हो जाएंगे, 90 यहाँ हो जाएंगे, 90 यहाँ हो जाएंगे, 90 यहाँ हो जाएंगे, तो टोटल मिला के 360 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 90 टुकड़े हो गए यहाँ से लेकर पूरे 360 तक। अब हमारा कोण अगर बाई चांस हमारा कोण जो है वो 2 डिग्री के बीच में हुआ तो, अगर हम किसी कोण को नाप रहे हैं और वो कोण 2 डिग्री के बीच में हुआ, जैसे ये मान लो ये 5 डिग्री है और ये 6 डिग्री है, तो इसको 5 भी नहीं बोल सकते, इसको 6 भी नहीं बोल सकते, क्योंकि 5 से तो ये ज्यादा है और 6 से ये कम है। 5 से ये ज्यादा है तो गलत ही बोला जाएगा। अगर मैं 5 बोलूंगा तो भी गलत है, ज्यादा था मैंने कम बोल दिया, और अगर 6 बोलूंगा तो कम था तो मैंने ज्यादा बोल दिया, तो वही गलत है। तो दोनों चीजों को सही रखने के लिए हमने 1 डिग्री को भी 60 हिस्सों में बांटा। 1 डिग्री को, डिग्री के लिए हम इस तरीके से लिखते, 1 डिग्री को हमने 60 हिस्सों में बांटा और हर एक हिस्सा जो है वो मिनट कहलाया। तो हम गए 1 डिग्री पे, जितना भी वो गैप है उस 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे बारीक बारीक 60 टुकड़े हो गए। और अब
पहले तो उसको डिग्री में नापेंगे और फिर डिग्री के बीच में जब वो आ जाएगा तो मिनटों में नापेंगे, 1 2, जैसे आपने स्केल को देखा होगा, स्केल सेंटीमीटर में होती है और उसके बीच में मिलीमीटर में 10 टुकड़े और किए होते हैं, ताकि सेंटीमीटर से भी टुकड़ा छोटा हो तो आप उसमें नाप लो। तो फिर हमने 60 तोड़ा, लेकिन बात ये थी कि अगर 60 भी हुआ और फिर उसके बीच में से निकल गया तो 2 मिनट के बीच में से निकल गया तो, ये तो 5 डिग्री 6 डिग्री था, और मान लो 23 मिनट और 24 मिनट इसके बीच में से कोण निकल गया तो फिर अब आप इसे ऐसे बोलोगे 5 डिग्री 23 मिनट, तो भी गलत, क्योंकि ज्यादा था, आपने कम बोल दिया। अगर आप बोलते हो 5 मिनट 24 मिनट, 6 डिग्री और या 5 डिग्री 24 मिनट, तो भी गलत, आपने ज्यादा बोल दिया, क्योंकि ये 24 मिनट से कम है और 23 मिनट से ज्यादा है। तो फिर हमने और स्कीम अपनाई कि भाई ये काम करते हैं, मिनट को भी और डिवाइड कर देते हैं, मिनट को और सब डिवाइड कर देते हैं 60 सेकंड में। तो हम आए और हमने मिनट को, यानी 1 मिनट को आगे डिवाइड कर दिया 60 सेकंड में। लेकिन सवाल फिर से वही खुड़ा था कि भाई अगर 2 सेकंडों के बीच में आ गया तो क्या करोगे? बोला फिर और डिवाइड कर लो। लेकिन फिर ये परेशानी कभी खत्म नहीं होगी, और डिवाइड कर देंगे, कोई कहेगा उसके बीच में आ गया तो, फिर और डिवाइड कर देंगे उसके बीच में आ गया तो, फिर और डिवाइड कर देंगे उसके बीच में आ गया तो, कहीं ना कहीं प्योरिटी की कमी है। एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो डिग्री सिस्टम है वो प्योर सिस्टम नहीं है, परफेक्ट सिस्टम नहीं है, इसके अंदर वो डेसिमल वाली बीमारी है, चलने रहने वाली, एग्जैक्टली आप कौन को नहीं बता पाएंगे। तो कुछ इसमें कमजोरी थी, है ना, लेकिन समझाने के लिए बहुत आसान था। किसी भी आप छोटे बच्चे को, चौथी पांचवी के बच्चे को आराम से समझाओ तो समझ में आ जाएगा कि भाई 60 टुकड़े कर लो, हर टुकड़ा 1 डिग्री होगा, फिर डिग्री के बीच में आ जाए तो 60 टुकड़े कर लेना, वो मिनट हो जाएंगे, और फिर भी बीच में आ जाए तो उस मिनटों के भी 60 टुकड़े करके सेकंडों में काउंट कर लेना, इससे आपको पूरा कोण मिल जाएगा। नहीं, ये कोई उसके हिसाब से नहीं है ना। हाँ, घड़ी के साथ इसको रख सकते हो आप, घड़ी के साथ रख सकते हो। वैसा डिग्री का और इनका कोई मिनट का या सेकंड का घड़ी के मिनट या सेकंड से रिलेशन नहीं है। यहाँ पे नाम देने थे तो मिनट और सेकंड नाम दे दी, 60-60 चल रहे थे और 60 हमारे मिनट और सेकंड में होते हैं, तो उसके हिसाब से मैचिंग हो गया, तो वो नाम दे दिया। तो अब इस सिस्टम की कमजोरी समझ में आई हमें कि इस सिस्टम में जो कमी है वो है परफेक्शन, इसके पास परफेक्शन नहीं है, तो परफेक्शन की कमी थी। इस परफेक्शन की कमी हमें दूर करवाता है हमारा रेडियन। आ जाओ, अब नए सिस्टम को कॉल करते हैं रेडियन। और याद रखिएगा, अगर आप लोगों को लगे कि इसमें कोई परफेक्शन की क्या दिक्कत है, इतना परफेक्शन हाथ हो रहा है, आप मिनट को सेकंड में तोड़ रहे हो, सेकंड को फिर आप मिनट में तोड़ रहे हो, मिनट को फिर सेकंड में तोड़ रहे हो, तो बहुत बारीक से अगर गलती हो भी गई तो इतनी सी गलती होगी, इतनी सी गलती नहीं है। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और खासकर क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स में जो आपके कण होते हैं उनका साइज ऑलरेडी बहुत छोटा होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले अगर हम, तो शायद 9.1 गुणा 10 की पावर -34 होता है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। एग्जैक्टली मुझे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है नंबरों में, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 10 की पावर -34 होती है। अगर एक बात सोचिए, 9.1 10 की पावर -34 का मतलब कितना है, वो इतना है 0.0000000 एंड डैश डैश डैश, कोई 34वें नंबर पे जाके 9 आएगा, 34वें नंबर पे 9 आएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे चलते रहें, हाँ देख लीजिए, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मान लेते एक बार, कम ज्यादा कर लेना आप, थोड़ा कम पड़े तो और ऐड कर देना, है ना, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं कितना, तो 0.00000 मान लो ये आएगा 9, आपके जाके आएगा कोई 31वें या 32वें स्थान पे, 34वें स्थान पे 9 आएगा। अब एक बात सोचिए कि अगर हमने दशमलव के 2 स्थान तक लिया होता, या दशमलव के 3 स्थान तक लिया होता, या दशमलव के 4 स्थान या 5 स्थान तक लिया होता, तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान रहित हो जाता, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान रहित हो जाता, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता ही नहीं है। अगर हमने आलस दिखाया होता और हम इस आलस के साथ चलते कि चलो यार 4 दशमलव बहुत होते हैं, अरे यार 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, चलो 10 ले लो, 10 तो बहुत होते हैं, अब 10 से ऊपर मत लो यार, 10 तो बहुत छोटा हो जाता है। तो 10 दशमलव तक लिया होता, चलो 15 तक लिया होता, चलो 20 तक लिया होता, चलो 25 तक लिया होता, या 30 तक लिया होता, और 30 तक लेके छोड़ दिया होता, तो आज इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान रहित होता। जिसका द्रव्यमान है वो द्रव्यमान रहित हो जाता, तो सोचो फिजिक्स की क्या हालत होती, फिजिक्स तो पूरी बकवास, पूरी बकवास हो जाती फिर तो इसलिए तय हुआ कि ये 10 की पावर -34 पे मिला है, कोई शायद हो सकता है 10 की पावर -100 पे मिले, तो इसलिए हम किसी चीज को नगण्य नहीं मान सकते, खासकर जब हम
क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते हैं। हम जब क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते हैं, जब छोटे कणों वाले, अगर आप मान लीजिए पृथ्वी के द्रव्यमान की बातें कर रहे हैं तो ये नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ऑलरेडी न्यूट्रॉन्स को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ रहे हैं, जब आप जो है क्वांटम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, तो आपने ये सीमाएं आप बांध ही नहीं सकते कि इससे नीचे वाला नगण्य होगा। इसलिए जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं तो नगण्यता को आप नहीं मानते। आप कहते नहीं, नगण्य नहीं मान सकते, क्या पता नगण्य के अंदर से कुछ निकल आए तो इसलिए उस समय नगण्य नाम की कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। जब आप भारी कणों को पढ़ते हो तब आप नगण्य का कंसेप्ट अपना सकते हो कि पृथ्वी के मुकाबले एक गेंद का क्या भार है, कुछ भार नहीं, नगण्य मान लो, चल जाएगा। लेकिन उस केस में नहीं चलेगा। क्लियर है? तो ये सिस्टम सोचिए, ये 10 की पावर -34 जितना तो नहीं है ना, तो इसमें तो गलतियां होने के पूरे चांसेस है। तो हमने इस सिस्टम को स्क्रैप कर दिया कि नहीं भाई, पढ़ने पढ़ाने के लिए अच्छा है, समझने समझाने के लिए अच्छा है, लेकिन साइंटिफिक तौर तरीकों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया और एक नए सिस्टम पे आए, रेडियन पे। रेडियन में हमने क्या किया, रेडियन पे हमने हमारी परिभाषा का इस्तेमाल किया। हमने पढ़ा था कि पाई जो होता है वो बराबर होता है सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, यानी परिधि बटा व्यास, परिधि बटा व्यास, है ना, सरकमफेरेंस बटा डायमीटर। अब अगर हम यहां गौर करें, सरकमफेरेंस क्या है एक्चुअली, सरकमफेरेंस क्या होता है, परिधि क्या होती है, पूरे वर्त के चाप की लंबाई, संपूर्ण चाप की लंबाई। तो ये हो गया संपूर्ण चाप की लंबाई, संपूर्ण चाप की लंबाई। डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू त्रिज्या। अगर मैं 2 को यहां ले आऊं तो ये 2 पाई हो गया, तो 2 पाई बराबर हो गया संपूर्ण चाप की लंबाई, संपूर्ण चाप की लंबाई बटा आर। यानी चाप की लंबाई में आर का भाग देने पर, पूरी लंबाई लोगे तो पूरा कोण आएगा, पकड़ो यहाँ पे बात को, पूरी लंबाई लिए तो पूरा कोण आए, यानी पूरा कोण जो है हमारा ये 2 पाई है, पूरा ये जो कोण है ये 2 पाई है। तो हमने इसके साथ इसको एज ए फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये फॉर्मूला है, ये हमें बताना चाहता है कि कोण कितना है, संपूर्ण लंबाई संपूर्ण कोण। पूरी लंबाई लोगे तो पूरा कोण आएगा, आर तो कांस्टेंट है क्योंकि वर्त के लिए आर त्रिज्या होती है, त्रिज्या कांस्टेंट रहती है। तो संपूर्ण लंबाई लोगे तो संपूर्ण कोण आएगा, कम चाप की छोटा चाप लोगे तो उसका छोटा कोण आ जाएगा, तो जितना चाप लोगे उतना कोण आ जाएगा। यानी यही एज ए परिभाषा बन गई, कोण बराबर जितनी चाप लोगे उतना कोण आ जाएगा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें कोई सब डिवीजन नहीं था कि और टुकड़े करो और पतले टुकड़े करो और पतले टुकड़े करो, ये तो मोटा हो गया। क्लियर हुआ, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, इसको हमने एज ए एक्सेप्ट कर लिया कि जितना चाप उतना कोण, जितना चाप उतना कोण। अब आपका कोई सब डिवीजन नहीं है क्योंकि आपका फॉर्मूला अपने आप में पर्याप्त है, आपका फॉर्मूला अपने आप में पर्याप्त। अब आपको ये नहीं कि उसको डिग्री को मिनट में बांटो, मिनट को सेकंड में बांटो, और सेकंड को और छोटा करो, कुछ छोटा करने की जरूरत नहीं, सीधा कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। आपको जाना है, चाप को नापना है और त्रिज्या का भाग दे देना है, वो कोण आ जाएगा। जैसे यहाँ गए, आपने जाके इस चाप को नापा, ये है चाप, कितनी चाप है, जितनी भी चाप है इसकी लंबाई नापो, ऊपर रखो, त्रिज्या का भाग दो, ये रही त्रिज्या, ये रही चाप, और इससे आपको ये वाला जो कोण है ये पता चल जाएगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट रेडियन वाला, जो रेडियन वाला फॉर्मूला बेस्ड है, ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं था ये हमारे। और दूसरी बात है कि जब हम साइंटिफिक तौर तरीकों की बात करते हैं तो क्या हाथ से बराबर बराबर टुकड़ा करना परफेक्शन माना जाएगा? जवाब है नहीं माना जाएगा। कोई भी आदमी कितने भी बढ़िया टूल्स लेके बैठ जाए, क्या वो बराबर बराबर टुकड़े कर पाएगा? जवाब है नहीं कर पाएगा, क्योंकि मानवीय गलतियां उसमें शामिल हो जाएगी। तो हम फॉर्मूलों पे ज्यादा रिलाई करते हैं बजाय आदमी के हाथ द्वारा हैंड क्राफ्टेड चीजों पे हम कम विश्वास करते हैं। तो एक को इसको छोड़ने का बड़ा कारण ये भी था कि हैंड क्राफ्टेड है ना। आज जब आप देख रहे हो कि लेस बन के आ रहे हैं या कोई भी चीज बन के आ रही है तो मशीनों से बन के आ रही है, हाथ से नहीं बन के आ रही। क्यों? क्योंकि मशीनों में परफेक्शन है, मशीनें आपके एक चिप्स का पैकेट दूसरे चिप्स के पैकेट का सेम टू सेम बना देगी, लेकिन क्या आदमी बना पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि वो गलतियां होगी। तो यही चीज थी, हम इसे ऑटोमेट करना चाहते थे ना कि मैनुअली। तो ये भी बड़ा कारण हो गया। ठीक है, अब यहां पता चला कि इसे हम 360 कहते थे, इसे आज 2 पाई कह रहे हैं, 2 पाई कह रहे हैं। तो रेडियन में जिसको 2 पाई कहते हैं
उसको डिग्री में 360 कहते हैं, यानी रेडियन का 2 पाई डिग्री का 360 है, यानी रेडियन का पाई डिग्री में 180 है। जैसे $1 जो है वो रुपए में 80 है, अगर 80 चल रहा है तो, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। $1 जो डॉलर में 1 है, डॉलर में वो 1 है, लेकिन रुपीज में वो कितना हो जाता है, 80 हो जाता है, और किसी और करेंसी में वो कुछ और हो जाता है। तो वही है, इसका मतलब नहीं वो $1 चेंज हो गया, $1 डॉलर में 1 है, डॉलर के हिसाब से वो 1 है, रुपीज के हिसाब से 80 है, और किसी और के हिसाब से कुछ और है ना। जैसे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर किलोमीटर के हिसाब से 1 है, मीटर के हिसाब से 1000 है, और सेंटीमीटर के हिसाब से और बड़ा हो जाएगा कितना, 1 लाख या 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, फिर 1 लाख हो जाएगा। सेंटीमीटर में वो 1 लाख है, मीटर में वो 1000 है, किलोमीटर में वो 1 है। तो चीज एक ही है, फर्क नहीं पड़ता कि आप किसमें नाप रहे हो। तो ये आपका आ गया। इस तरीके से आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं सिंपल सा, डिग्री, जो डिग्री में 180 है वो रेडियन में पाई है। तो अगर आपको डी पता है तो आर निकाल लो, आर पता है तो डी निकाल लो, यानी एक से दूसरे को निकाला जा सकता है। डी टू आर, आर टू डी, 180 आर पाई। और धीरे धीरे हम रेडियन के प्रति इसलिए भी ज्यादा शिफ्ट हो गए कि रेडियन ने बहुत प्रॉमिसिंग था। प्रॉमिसिंग समझते हैं आप? प्रॉमिसिंग वर्ड आपने स्कूल में देखा होगा कि टीचर जो होता है वो क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, 50 पढ़ते हैं, 60 पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे टीचर एक दो बच्चों को ढूंढने लग जाता है। उसकी निगाह जो है वो एक दो बच्चों पे चलती है कि कौन से बच्चे हैं जो आगे जाके उसकी मेहनत को सफल बनाएंगे, है ना। ये आप तो टीचर हैं, आप तो पढ़ाते भी हैं, गौर भी किया होगा आपने, क्लास में 60 बच्चे होते हैं, जब नए नए आप पहले दिन क्लास में जाते हैं, किसी को नहीं जानते, तो धीरे धीरे आपका एक सेल्फ मैकेनिज्म काम करता है, और आप ढूंढते हैं 2 या 3 बच्चे जो आपका नाम रोशन करेंगे, और फिर आप उनके ऊपर मेहनत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो प्रॉमिसिंग लगते हैं आपको कि ये बच्चे हैं, इस पे मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और आपको ये भी पता लग जाता है कि वो जो बैठा है ना, ये मेहनत को बेकार करेंगे, इस वजह कितनी मेहनत कर लो ये निहाल नहीं करेंगे, ये जो है ये मेरी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे, जिसे कहते हैं प्रॉमिसिंग। ये प्रॉमिसिंग है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने से रियल जो हमारे रेडियन सिस्टम था वो आगे जाके भी काफी प्रॉमिसिंग हुआ, काफी चीजें हमें मिली। फॉर एग्जांपल अवकलन को देखो, अवकलन को देखो, अगर हम साइन के साथ कोण जो है वो रेडियन में लेते हैं, अगर साइन के साथ हमारा कोण जो है वो रेडियन में लेते हैं, तो हमारा अवकलन बड़े ही प्यार से बड़ा ही सीधा आ जाएगा, कोस एक्स। पूजा कह रही है बिल्कुल सर, है ना। मतलब स्कूल में देखा होगा आप लोग करते हैं, सभी करते हैं हम, ऐसा नहीं कि आप ही करें, मैं भी करता हूँ, हम भी करते थे। ये जब हम क्लास में पढ़ाते थे ये सबका होता था कि भाई अब ऐसा रहता है, क्योंकि ये तय बात है कि 50 के 50 तो नाम रोशन नहीं करेंगे, कुछ तो होंगे, और स्कूल भी चाहता है कि भाई आप कुछ बच्चों पे ज्यादा मेहनत करो। तो अब देखो, एक्स अगर रेडियन में है तो हमें कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ी, अगर ये रेडियन में है तो हमें कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ी, साइन एक्स बराबर कोस एक्स आ गया। बट इन केस ऑफ डिग्री, इन केस ऑफ डिग्री, क्या अब इतना अवकलन आसान होगा? क्या अब ये हो जाएगा? जवाब है नहीं। अब हमें पहले, क्या अब ये सीधा अवकलन हो जाएगा साइन एक्स बराबर कोस एक्स? तो जवाब है नहीं, साइन एक्स बराबर अब कोस एक्स नहीं होगा, अब होगा पाई बटा 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री। एक बिना मतलब में एक फैक्टर और ऐड होने लग गया, अवकलन किया होगा आप लोगों ने, एक फैक्टर बिना मतलब में और ऐड होने लगा, मतलब जो एकदम सिंपल सा अवकलन हो सकता था वो अब सिंपल नहीं रहा। तो फिर हमें क्यों जबरदस्ती डिग्री को घसीटे, बेचारा खुद परेशान है, वो छोड़ो उसको। बच्चे को, शुरुआत के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए ठीक है, पढ़ने दो, क्या दिक्कत है, लेकिन रेडियन को हम ज्यादा दूर तक ले जा सकते हैं, ज्यादा प्रॉमिसिंग है, तो चलो फिर रेडियन के साथ चलते हैं। तो कई कारण है रेडियन को अडॉप्ट करने के, क्योंकि इसमें कई प्रॉमिसिंग ताकतें हैं जो हमें दिखाती है कि इस बंदे के साथ आगे जिया जा सकता है। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? यहाँ तक सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या आप सब सही हैं? क्या आप लोग ठीक है? हाँ, थोड़ा मैसेज करते रहा करो ताकि चीजें पता लगती रहेगी। हाँ, आप सब लोग क्लास में हैं और मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। अगर
क्लास छोड़ के जाओ तो मुझे बता देना, फिर मैं भी चला जाऊं। पता चले मैं अकेला बोले जा रहा हूँ, आप लोग चलो छोड़ो, बोलने दो, अपन चलते हैं अपने काम पे, है ना। अगर आप क्लास छोड़ के जाओ बता देना। अच्छा, मैं भी प्रॉमिसिंग हूँ। ठीक है, आओ अब आगे बढ़ते हैं, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब हम कोण तक आ चुके हैं। अब हम इसमें, हाँ, अब हम क्वाड्रेटिक सिस्टम, अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक सिस्टम को, जो हमारा चतुर्थांश वाला सिस्टम है, क्वाड्रेंट सिस्टम, जिससे हमारी ये जो त्रिकोणमिति है ये बहुत शानदार रूप ले लेगी चतुर्थांश के आने से। तो चतुर्थांश का मतलब हो गया क्वाड्रेंट, है ना। हमने पूरा हमारा जो तल था उसको 4 भागों में डिवाइड कर लिया, 4 भागों में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट, है ना, ये तो कोण वाला हो गया विज्ञान। अब कोण के बाद में आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम पे। तो हमारे पास हमने 4 क्वाड्रेंट में बदला, ये कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। और कार्टेशियन सिस्टम जो है वो देकार्ते की देन है। देकार्ते की देन इसलिए कि देकार्ते ने तो सीधा सिस्टम बनाया था कि भाई कोई भी तल है का, मान लो कोई समतल है, उस समतल पे कोई बिंदु कहाँ रखा हुआ है, उसकी जगह कैसे बताई जाए, उसकी जगह बताने के लिए एक पद्धति अपनाई, एक तरीका अपनाया, जिसे कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा गया। नाम भी काफी सिंपल था, कोऑर्डिनेट करने वाला, आपको बताने वाला कि कोई चीज कहाँ रखी हुई है ना। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, और उसको कोऑर्डिनेट था तो 4 भागों में हमने उसको डिवाइड किया, जिसे हमने चतुर्थांश कहा गया। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ, 1, 2, 3 और 4। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर हम हमारे कोणों के साथ अटैच करेंगे तो हमें इसको समझदारी के साथ अटैच करना पड़ेगा। देखिए इसकी अपनी अच्छी बातें, हमारी त्रिकोणमिति की अपनी अच्छी बातें। अब हमारी त्रिकोणमिति जो त्रिभुज है उसको उठाकर इस पे ला रहे हैं, तो इसकी भी मान सम्मान का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारा जो खुद का जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जो समकोण त्रिभुज है, उसका मान सम्मान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों एक जगह मिल रहे हैं तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ना तो इसको कोई आहत करे ना इसको कोई आहत करे, दोनों ही आहत नहीं होने चाहिए। और दोनों मिलकर एज ए एक सिस्टम के अंदर काम कैसे करेंगे ये हमें देखना है। यही सबसे बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो कोलैबोरेशन करती है, कोलैबोरेशन में यही दिक्कत होती है। सबसे पहली जो परेशानी होती है कि भाई ये जो टीम है, ये जो कंपनी ए है या कंपनी बी है, इसके अपने सिद्धांत होंगे, अपने सही गलत होंगे, इसके अपने सही गलत होंगे। जब दोनों एक जगह आने वाली है तो पहले अपने सही गलत को एक जगह रखेंगी, ना ये आहत हो ना ये आहत हो। ना तो आप कार्टेशियन सिस्टम के नियम तोड़ सकते हैं और ना ही आप उसके नियम को तोड़ सकते हैं। दोनों को नियमों को एक जगह लाना है ना। कोई को भी आहत नहीं करना है और उस हिसाब से सिस्टम को क्रिएट करना है। तो चतुर्थांश का नियम क्या था कि भाई ये प्रथम क्वाड्रेंट जो होगा ये प्लस एक्स और प्लस वाई से बनेगा, यानी यहाँ पे एक्स की दूरी को धनात्मक और वाई की दूरी को धनात्मक लिया जाएगा, है ना। धनात्मक एक्स, धनात्मक वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का होगा और वाई कोऑर्डिनेट प्लस का होगा। थोड़ा ध्यान देखिएगा, रिपीट कर रहा हूँ, फिर से याद दिलाता हूँ। आपको ये लगे कि उठा के त्रिभुज को इसके ऊपर चिपका दिया, इतना नहीं है कि सिर्फ उठाते ही चिपका दिया। उठाते ही चिपका नहीं दिया जाता, दोनों में संधि करवाई जाएगी, दोनों को एक बात पे एग्री करवाया जाएगा कि भैया त्रिभुज तो चतुर्थांश के नियम मानेगा और चतुर्थांश को कहा जाएगा तो त्रिभुज के नियम मानेगा। ऐसा नहीं है कि चतुर्थांश में आते ही तीनों कोणों का योग 180 से ज्यादा हो जाएगा ना। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे भी काम करनी चाहिए, वहां करती थी, यहाँ भी काम करनी चाहिए। तो दोनों को एक जगह पे एग्री करके सिस्टम सेट किया जाता है। समझ रहे हो ये बातों को, ये बातें आप समझ रहे हैं, ये बातें आपके दैनिक जीवन की, आप भी ऐसे ही करते हो, है ना। दोनों के अपने अपने सही गलत होते हैं, ये बात सही है। लेकिन जब आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आते हो, जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आप इस बात पे एग्री होना जरूरी हो जाता है कि भाई ना तुम मुझे आहत करोगे ना तुम मेरे नियम तोड़ोगे, चाहे वो सही गलत कुछ भी हो। मेरे नियम मतलब मेरे नियम तो है ही ना, तो तुम मेरे नियमों को नहीं तोड़ोगे और मैं तुम्हारे नियमों को नहीं तोड़ूंगा, और कुल मिला के हम एक टीम के रूप में काम करेंगे। तो त्रिभुज के जो नियम है वो भी वैसे के वैसे सही रहने चाहिए, और कार्टेशियन सिस्टम के जो नियम है वो भी वैसे ही रहने चाहिए। तो अब इनकी मिलीजुली सरकार बनाते हैं, गठबंधन की सरकार। तो यहाँ आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका माइनस का है, वाई प्लस का है, एक्स माइनस वाई प्लस। यहाँ पे आपका दोनों ही माइनस का, और यहाँ पे आपका एक्स प्लस और वाई माइनस। अब आप अपने त्रिभुज को यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अपने त्रिभुज को बता दीजिएगा कि दूरी अगर इस दिशा में नापी गई तो प्लस की मानी जाएगी, इस दिशा में नापी गई तो प्लस की मानी जाएगी, इस दिशा में माइनस नापी जाएगी। तो यहाँ जो आ रहा है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर तुम आते हो तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अपने, है ना, तरीके हैं, इस तरीके, इस तौर तरीकों को मानना पड़ेगा।
ठीक है ना, रिपीट कर रहा हूँ कि आप सोचोगे कि दूरी दूरी तो हमेशा प्लस की होती है, बिल्कुल होती है दूरी प्लस की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, आप कहोगे वहां साइन करने के लिए तैयार हूँ कि दूरी प्लस की होती है, लेकिन दूरी तब प्लस की होती है जब आप अपने अलग बैठे हो तब ठीक है। अब आप कार्टेशियन सिस्टम पे आ रहे हो और कार्टेशियन सिस्टम पहले ही कह रहा है कि हमने चीजों को इस तरीके से बांटा है, और इन्होंने भी कोई दूरी को माइनस प्लस नहीं कहा, इन्होंने तो सिर्फ ये बताया कि एक बिंदु कहाँ रखा हुआ है, आप जल्दी से 4 टुकड़े कर लो, आप जल्दी से पहचान जाओगे वो कहाँ है। एक तो होगा कि पूरा समतल एक होता है ना, सोचो थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर हम खेत को 4 टुकड़ों में बांट लेंगे तो किसी चीज को ढूंढना आसान होगा, किसी चीज को ढूंढना आसान होगा, यानी पूरा खेत को अगर हम एक रखेंगे, अगर हम पूरे खेत को एक रखेंगे तो किसी चीज को ढूंढने में ज्यादा टाइम लगेगा और उसकी जगह बताने में ज्यादा टाइम लगेगा। बजाय अगर हम उसे 4 हिस्सों में बांट लेते हैं, अगर हम 4 हिस्सों में बांट लेते हैं तो बड़े आसानी से बता सकते हैं, 4 गुना ज्यादा स्पीड से बता सकते हैं कि कोई चीज कहाँ रखी हुई है, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस इन्होंने इसलिए नहीं बनाए हैं, इस प्लस माइनस बनाए। अब ये क्वाड्रेंट देखो अपना, प्लस प्लस कर दिया, पहचान में आ जाएगा कि ये इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। माइनस प्लस, हमेशा प्लस माइनस का मतलब ये नहीं होता कि ये चिन्ह ही है, जैसे मैंने भी बताया था कोण वाले के अंदर ये संकेत भी होते हैं, कई बार ये सिर्फ संकेत भी होते हैं कि भाई हमने इस तरीके से इसको डिवाइड किया, प्लस का एक्स, माइनस का एक्स, प्लस का वाई, माइनस का वाई। तो इस तरीके से हम इसको 4 भागों में बांटने में कामयाब हो गए। अब ये भी बात कंफर्म है कि कोई नंबर अगर 2 और 3 है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, आप देखते ही पहचान जाओगे वो कहाँ है। सोचो अगर ये 4 ना हो के सिंगल बनाया जाता तो हम इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाते कि 2 3 कहाँ है, अब हमें सीधा पता है 2 3 यहाँ है, चेक कर लो, तो वो जल्दी हम उस नंबर पे पहुंच पाएंगे। तो ये 4 टुकड़े करने का ये फायदा हुआ, ठीक है। अब हम जैसे इस त्रिभुज को यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से प्रारंभिक रेखा जहाँ से कोण को शुरू करेंगे नापना, यहाँ से आपका कोण नपना शुरू होगा और आपका त्रिभुज इसी के अंदर अंदर ही बनेगा। और अब समकोण त्रिभुज को लेके आते हैं, ये रहा समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, नाम रख लेते हैं ए बी सी या ओ ए बी, ये आपका कोण हो गया। अभी आपने जो कोण बनाया है वो एंटी क्लॉकवाइज बनाया है, यानी ये कोण अब प्लस का कहलाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, एग्रीमेंट दोनों में हुआ हुआ है। अब आप ये कहोगे सर कोण तो माइनस के होते नहीं है, मैंने कहा कोण माइनस के नहीं होते, लेकिन आप चतुर्थांश सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब चतुर्थांश सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं तो अब आपके कोण नेगेटिव भी होंगे, क्योंकि जैसे ही आप दिशा बदलोगे, अगर उल्टी दिशा में आप बनाओगे तब आपके कोण माइनस के होंगे, यानी यही कोण अगर आपने विपरीत दिशा में बनाया होता तो माइनस का कोण कहलाता। ये लो, अब यहाँ पे एक विरोध हो सकता है, सर ये माइनस का कोण कैसे आ गया, त्रिभुजों में तो कोई माइनस का कोण आता ही नहीं है। मैंने पहले कहा त्रिभुजों में नहीं आता, लेकिन अभी जो त्रिभुज है वो इसके साथ अलाइन हो चुका है, चतुर्थांश सिस्टम के साथ, कार्टेशियन सिस्टम के साथ अलाइन हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझौता अब दोनों को मिलके करना होगा कि भैया ठीक है, थोड़ा वो तू चला, थोड़ा मैं चलाता हूँ, मिली-जुली सरकार चलाते हैं, है ना। जैसे एक बार मतलब बढ़िया मुद्दा था जिसपे बहस चल रही थी, उस आरएसएस के लोग भी बैठे थे, कांग्रेस के लोग भी बैठे थे और बाकी एक दो दलों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी बैठे थे। तो वहाँ पे एक आरएसएस का व्यक्ति था जिसने, उससे पूछा गया कि भाई आपने उस समय ऐसा क्यों नहीं किया, उस समय ऐसा उसने किया, तो उसने कहा कि हम कुछ समय के लिए सैद्धांतिक अवकाश पे चले गए थे। बढ़िया वर्ड था, सैद्धांतिक अवकाश पे चले गए थे। सैद्धांतिक अवकाश का मतलब कई बार समय ऐसा आता है कि आप अपने सिद्धांतों को एक बार थोड़ी देर रोक देते हो कि यार रहने दे, अभी सिद्धांत मत लगाओ वरना मुश्किल हो जाएगा। जिसे सिद्धांत शब्द समझो, सैद्धांतिक अवकाश यानी कुछ समय के लिए आपने अपने सिद्धांतों को अवकाश पे रख दिया कि एक बार कर लेते हैं। जैसे गठबंधन बनाते हैं, तो गठबंधन के टाइम पे क्या होता है, अब अगर मान लीजिए कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ अगर गठबंधन बनाती है तो वो दोनों एक बार क्या कर रहे हैं, एक बार अपने सैद्धांतिक अवकाश पे जा रहे हैं कि भैया कांग्रेस ने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया, बीजेपी ने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया, इसे कहते हैं सैद्धांतिक अवकाश। अपने जो सिद्धांत है उनको एक बार आपने रेस्ट करवा दिया, क्योंकि बिना रेस्ट करवाए आप कैसे जा सकते हैं। जैसे बीजेपी है वो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गई थी, पीडीपी जो थी उसका अलग विचारधारा थी, उसकी विचारधारा थी कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र बने, और यही बीजेपी की जो सोच है वो है कि अखंड भारत है। तो दोनों की सोच मिलती तो नहीं थी। अब दोनों को अगर एक जगह लाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बार उसे अपने सिद्धांत छोड़ने पड़ेंगे, एक बार उसे छोड़ने पड़ेंगे। तो एक वर्ड इमर्ज होता है सैद्धांतिक अवकाश। सैद्धांतिक अवकाश कर दोगे तो आप थोड़े दिनों के लिए एक साथ रह सकते हो, है ना।
क्या मस्त चीजें बनाई हुई है ना, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं कि पूछो मत। कहीं ना कहीं गणित में भी अटैच हो जाती है, मतलब पूरा जीवन को उठाओ और गणित के साथ अटैच कर दो, सब कुछ जुड़ जाता है। तो ये बंदा एक बार थोड़ी देर के लिए सिद्धांतिक अवकाश पे आ गया कि चलो चला लेंगे, और माइनस का कोण का फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसने ये सोचा माइनस का कोण का फर्क नहीं है, ये तो यूं नाप रहा है इसलिए माइनस का, एक्चुअली है तो ये प्लस का ही। समझ रहे बातों को? अब यहाँ पे समझो कि आप सोचोगे कि हाँ यहाँ तो इसने समझौता कर लिया, ना ना ना, यहाँ पे इसने कोई समझौता नहीं किया। माइनस थीटा सिर्फ ये है कि ऐसे नापा गया है, अगर इसी कोण को यूं नाप लो वापस प्लस हो जाएगा। मतलब अगर आप यहां से नापना शुरू करें, यहां खड़े हो जाओ, यहां से यूं नापो, ये कोण किसका हो जाएगा? प्लस थीटा का। प्लस थीटा यानी आपका कोण, आपका कोई भी विचार जो है, कोई भी सिद्धांत जो है, उससे समझौता नहीं किया गया, आपके सिद्धांत सुरक्षित है। आपके सिद्धांत सुरक्षित है। तो यहाँ माइनस किसको दर्शा रहा है? यहाँ माइनस माइनस को नहीं दर्शा रहा, बल्कि वो दिशा को दर्शा रहा है। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, आपका कोण माइनस का नहीं हुआ है, आपका कोण का दिशा जो है वो माइनस की हुई है। कोण 60 है तो 60 ही रहेगा। तो यहाँ कोई भी सिद्धांतिक अवकाश नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ समझने का फर्क आया है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? ये बात समझ में आ रही है? कोई सोचे कि कोण माइनस का हो गया, कोण माइनस का नहीं हुआ है, कोण की दिशा माइनस की है, दूसरी दिशा ले ली हमने। उसको अगर उल्टा देखोगे तो वापस प्लस का दिखने लग जाएगा। यही कोण जब भी माइनस का दिख रहा है, अगर इस लाइन से शुरू करोगे तो प्लस का दिखने लग जाएगा, यानी कोण प्लस का ही है। कोण तो उतना ही है, बस वो डायरेक्शन का फर्क समझा रहा है। समझ रहे बातों को? नहीं समझे? देखो, अगर आप इस लाइन से शुरू करते हो, अगर आप इस लाइन से शुरू करते हो तो आप बोलोगे माइनस का 60। क्यों? क्योंकि अब आपकी डायरेक्शन ये वाली है, ये डायरेक्शन है, मतलब घड़ी वाली डायरेक्शन है, तो ये माइनस का 60 कहलाएगा। अगर आप यहां खड़े हैं और इधर जा रहे हैं, अब ये क्या कहलाएगा? प्लस 60। अब ये प्लस 60 कहलाएगा, क्योंकि अब डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली। तो बताओ ये प्लस का 60 है या माइनस का 60 है? ये कोण कौन सा है? प्लस 60 है या माइनस 60 है? ये कौन सा कोण है? प्लस का 60 या माइनस का 60? तो कहोगे दोनों ही है। इसका मतलब समझ गए? तो यहाँ माइनस प्लस सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, बाकी कोण आपका सुरक्षित है। समझे? एक ही कोण माइनस का 60 भी है, एक ही कोण प्लस का 60 भी है। डिपेंड करता है कि आप कोण को कौन सी डायरेक्शन में ले रहे हो। तो कहने का मतलब कोण 60 ही है, बस प्लस माइनस तो डायरेक्शन है, प्लस माइनस तो डायरेक्शन है। समझ गए ना? हाँ समझ गया। अब आ जाते हैं खेल का अगला हिस्से के ऊपर। अब इसकी वजह से, हाँ वीडियो एक बार रुक गया था, अब देखो वापस से स्टार्ट हो गया, वापस से स्टार्ट हो गया। देखो देखो, हाँ देख लो आराम से। आ जाओ। अब देखो, अब यहाँ पे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साइन थीटा कॉस थीटा आराम से अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, कोण उनका प्लस हुआ करता था, मजे से जी रहे थे। अब जैसे ही उनको वहां से उठा के यहाँ लाए, अब इन लोगों को प्लस और माइनस दोनों कोणों के साथ रहना सीखना होगा, कि प्लस के साथ कैसे रहते हैं और माइनस के साथ कैसे रहते हैं, क्योंकि अब दो डायरेक्शन होने लग गई है। अब दो डायरेक्शन होते ही आपके साइन कॉस टेन कॉट से जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात को समझना होगा कि प्लस कोण के साथ कैसे रहना है और माइनस कोण के साथ कैसे रहना है। क्या पहले ऐसी दिक्कत थी? नहीं, पहले कोई दिक्कत ही नहीं थी। पहले आपका कोण कोण ही होता था और वो प्लस का ही होता था, तो पहले कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपके कोणों को प्लस भी होना है, दूसरी दिशा में घुमाते ही माइनस भी होना है, और ये प्लस और माइनस पे आपका इफेक्ट उन अनुपातों पे क्या आएगा? साइन है, कॉस है, टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है, अब उन पे क्या फर्क पड़ेगा? आओ अब उसका अध्ययन करते हैं। और देखो, अब इस अध्ययन को समझिएगा, जिससे एक बड़ी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ये हमारा हुआ एक्स, ये हमारा हुआ वाई,
ये हुआ हमारा x, ये हुआ हमारा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब है कि x प्लस का है और y प्लस का है, x पॉजिटिव है एंड y पॉजिटिव है। और करण आपका हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करण अंडर रूट में आया, अंडर रूट तो कभी माइनस का आ ही नहीं सकता, तो ये तो प्लस का आना ही आना है, ये तो प्लस का आना ही आना है। तो x प्लस है, y प्लस है और ये प्लस है। जब ये तीनों प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, तीनों प्लस है, तो आपका साइन हो चाहे कोस हो चाहे टेन हो, दो अनुपातों से तो बनेगा, ऊपर का प्लस नीचे का प्लस। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। कारण आपका आधार प्लस है, आपका लंब प्लस है और आपका करण प्लस है। जब आपके तीनों ही प्लस है तो लंब बटा आधार प्लस का ही आएगा, लंब बटा करण प्लस का ही आएगा, आधार बटा करण प्लस का ही आएगा, करण बटा लंब प्लस का ही आएगा, करण बटा आधार प्लस का ही आएगा। कहने का मतलब इस क्वाड्रेंट में सब कुछ प्लस का आएगा, तो ऑल पॉजिटिव। भाई कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ऑल आर पॉजिटिव। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है? 0 to 90, 0 to 90, 0 से 90 तक ऑल आर पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, जीरो हो सकते हैं, अब आपको जीरो जीरो हो सकता है, बिल्कुल जीरो अलाउड है। अगर मान लीजिए x जीरो हो गया तो जीरो आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। x नेगेटिव नहीं हो सकता, y नेगेटिव नहीं, y जीरो हो सकता है। मान लीजिए आपकी लाइन एकदम ऐसे चिपक जाए तो y जीरो हो जाएगा, y जीरो हो जाएगा, माइनस नहीं हो सकता। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जीरो हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं, लेकिन माइनस नहीं हो सकते। इसलिए पॉजिटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नेगेटिव, कोई भी रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में विज्ञान बदल जाएगा। यही त्रिभुज अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बनाया हुआ होता, आपका x माइनस का होता, x माइनस का होता मतलब आधार माइनस का होता, और लंब जो है वो प्लस का होता, क्योंकि y प्लस का होता। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट में आते ही सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 to 180, 90 to 180, 90 से 180 में जब आप आओगे, 90 से 180 में आओगे, तो इस क्वाड्रेंट में आपका x यानी आधार माइनस का रहेगा, लंब प्लस का रहेगा, करण करण तो प्लस का ही रहेगा, क्योंकि करण अंडर रूट है, अंडर रूट कभी माइनस का नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट कभी माइनस का नहीं होता। तो ये प्लस, करण प्लस, लंब प्लस, आधार माइनस, आधार माइनस। तो जिन जिन चीजों में आधार आता है वो सब यहां माइनस की है, जिन जिन में आधार आता है वो सब माइनस की। आधार किस किस में आता है? आधार आता है टेन में, आधार आता है कोट में, आधार आता है कोस में, आधार आता है सेक में। साइन और कोसेक में आधार नहीं आता। इसका मतलब साइन और कोसेक यहाँ प्लस के होंगे और बाकी सब माइनस के होंगे। इसीलिए इस क्वाड्रेंट को साइन का क्वाड्रेंट कहा जाता है, क्वाड्रेंट ऑफ साइन। साइन पॉजिटिव, ऑल आर नेगेटिव, अदर आर नेगेटिव। साइन और कोसेक को छोड़ दो, बाकी सब नेगेटिव है यहाँ पे। और क्यों नेगेटिव है समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे लंब, करंट तो प्लस ही है, करंट तो रहना ही प्लस है, बस लंब और इसका दिक्कत है। तो लंब प्लस का है, करंट प्लस का है, तो लंब बटा करंट प्लस का हो गया, प्लस का हो गया तो साइन प्लस का हो गया। कोसेक क्या होता है? करंट बटा लंब होता है, वो प्लस का होगा। और फिर टेन क्या होता है? लंब बटा आधार, तो लंब प्लस आधार माइनस टेन माइनस। कोट क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार माइनस लंब प्लस यानी माइनस। कोस क्या होता है? आधार, आधार माइनस करंट प्लस यानी माइनस। सेक क्या होता है? माइनस। तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही हम देखेंगे कि हमारा y नीचे चला गया, हमारा y नीचे चला गया, y नीचे जाते ही y नेगेटिव हो गया, नीचे जाते ये नेगेटिव हो गया। अब आपका x भी नेगेटिव है और आपका y भी नेगेटिव है, करण अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि करण जो है वो अंडर रूट है, करण मोज कर रहा है ना। x और y बेचारे दुख पा रहे हैं, करण मोज कर रहा है। करण को कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अंडर रूट का साया है उसके ऊपर, अंडर रूट की कृपा है, वो हमेशा प्लस का होगा, तो ये फिर प्लस का है। ये दो बेचारे माइनस के हो गए। अब गौर करो, अब प्लस कौन होगा? अब प्लस कौन सा होगा? लंब बटा करण माइनस का होगा, क्योंकि लंब माइनस का है, करण तो प्लस का है,
तो लंब बटा कर्ण माइनस का होगा, आधार बटा कर्ण माइनस का होगा। सिर्फ लंब बटा आधार जो बनेगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, और लंब बटा आधार माइनस, लंब भी माइनस का है, आधार भी माइनस का है, दोनों माइनस कट गए, लंब बटा आधार प्लस का हो गया, आधार बटा लंब प्लस का हो गया। इसीलिए इस क्वाड्रेंट में tan प्लस का होता है, tan और कोट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। tan और कोट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। और अगर हम अगले में चले, समझ गए ना ये, और यहां आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां आ जाओ, यहां पे x प्लस का, आधार प्लस का और लंब माइनस का, आधार प्लस का और लंब माइनस का, आधार प्लस का लंब माइनस का, यानी जिनमें आधार और कर्ण आ गया, आधार प्लस कर्ण प्लस, आधार और कर्ण प्लस ऐसे दो ही होते हैं, कोस और सेक, तो कोस और सेक प्लस के होंगे, लंब जिनमें आएगा वो सब माइनस के होंगे, लंब आता है साइन में, कोसेक में, टेन में, कोट में, वो सब माइनस के। तो ये क्वाड्रेंट डेडिकेट टू कॉस, ये कॉस के पास गया। तो इस तरीके से आपका एक नया नियम बन जाता है ASTC, है ना। इसका BSTC से कोई लेना देना नहीं है। यहां समझ में आया? तो यार हाँ ना बता दिया करो। सब ठीक है? क्या आप लोग सही है? चलो सीमा तो ठीक है, कमलेश भी सही है। जी सर। हाँ बस देखो कॉस वाले में आ जाओ, तो इसमें क्या है, हर क्वाड्रेंट में आपको देखना है प्लस माइनस कौन से है। हाँ ठीक है, देखो आ जाओ, इस क्वाड्रेंट में क्या है, इस क्वाड्रेंट में आपका आधार प्लस है, देखो क्योंकि आपका x प्लस है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में बना है तो आधार इससे बना है। हाँ संदीप कह रहा है ये समझ में आ गया कि ASTC का BSTC से कोई रिलेशन नहीं है, BSTC अलग चीज है और ASTC अलग चीज है। तो यहाँ जो है x प्लस का हो गया और y आपका माइनस हो गया, यानी लंब माइनस का है आपका, कर्ण प्लस है, आधार प्लस है, आधार प्लस है, कर्ण प्लस है, तो आधार प्लस है, कर्ण प्लस है, तो आधार बटा कर्ण भी प्लस हुआ। अगर आधार प्लस है, कर्ण प्लस है, तो आधार बटा कर्ण भी प्लस हुआ। तो कॉस आधार बटा कर्ण कॉस का नाम है, तो कॉस प्लस है। सेक क्या होता है, कर्ण बटा आधार, वो भी प्लस हो गया। अब आ जाओ लंब, लंब माइनस का है, कर्ण प्लस का है, तो लंब माइनस का है, कर्ण प्लस का है, तो दोनों मिला के माइनस के आ गए, साइन माइनस का आ गया, साइन माइनस हो गया तो कोसेक भी माइनस हो जाएगा। टेन आ जाओ, टेन है लंब बटा आधार, लंब माइनस का है, आधार प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, तो टेन माइनस का हो गया, कोट माइनस का हो गया। तो इसमें कॉस प्लस का है, बाकी सब माइनस के। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं नेगेटिव इफेक्ट के ऊपर, इसके साथ साथ ही नेगेटिव इफेक्ट को भी कवर अप कर लेते हैं। नेगेटिव इफेक्ट, देखो नेगेटिव इफेक्ट क्या है, यहाँ पे आ जाओ, जब हमने पॉजिटिव एंगल बनाया, गौर करना, जब हमने पॉजिटिव एंगल बनाया तो साइन थीटा जो था, साइन थीटा बराबर था आपका पॉजिटिव एंगल, इन केस ऑफ पॉजिटिव एंगल, जब आपका थीटा प्लस का है उस केस में आपका लंब हो गया y, आधार हो गया आपका x, सॉरी ये लंब हो गया y, आधार हो गया x, कर्ण हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इस केस में आपका साइन थीटा बन गया y बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया इक्वेशन 1। अब सेकंड केस में चलिए, जब आपका कोण माइनस का है, जब आपका कोण माइनस का, दोबारा साइन का मान निकालिए माइनस कोण के साथ, माइनस थीटा कोण के साथ, तो साइन थीटा तो वही लंब बटा कर्ण ही है। इस बार आपका लंब जो है, इधर आओ और लंब देखो, लंब हो गया आपका माइनस का y, और कर्ण आपका अभी भी वही है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस वाई बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 सही है। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से मान रख दो, इसका मान साइन थीटा है, इसका मान साइन थीटा है, तो साइन माइनस थीटा बराबर हो गया माइनस साइन थीटा, और ये लो, ये आपका
वो रिजल्ट बन गया कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा कैसे होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा क्यों होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा क्यों होता है। समझ में आ गई, ये समझ में आ गया। अच्छा कोस में क्यों फर्क नहीं पड़ता, वो भी अभी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, आ जाओ कोस वाले को भी ट्राई कर लेते। ये आपका चित्र यहाँ रहा, कॉस को कॉल करो, पहले प्लस वाले में आओ, प्लस वाले त्रिभुज में, ये रहा प्लस वाला त्रिभुज, ये पॉजिटिव वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आओ, इस त्रिभुज में आधार कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार हुआ x बट्टा कर्ण हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाले में आओ, कॉस माइनस थीटा निकालो, कॉस माइनस थीटा आधार बट्टा कर्ण, आधार अभी भी वही है, कर्ण वही रह गया, तो ये देखो माइनस वाला लिया तब भी वही आया और प्लस वाला लिया तब भी वही आया, यानी कॉस में माइनस और प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस के केस में माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा हो या कॉस थीटा हो, दोनों एक ही बात होते हैं। ये देखो, इसीलिए कॉस पे माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि कोण के घूमने से जो बदल रहा है, वो बदल रहा है, वो कौन है, वो y पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, मतलब आपका लंब जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। तो जिन विचारों ने लंब का इस्तेमाल किया है उन पे माइनस का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका x नहीं बदलेगा, आधार तो आपका हमेशा यही रहेगा, आपका लंब प्लस या माइनस, लंब प्लस या माइनस, पॉजिटिव एंगल में लंब प्लस का, नेगेटिव एंगल में लंब माइनस का, तो यहां जाके इन विचारों के साथ ये परेशानी आ गई। तो जो लंब का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो आधार प्लस रहना है, कर्ण यहाँ प्लस रहना है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल से जब आप लेते हैं तो आधार वही रहता है, करंट तो प्लस रहना ही है, सिर्फ लंब प्लस माइनस होता है। तो जिन जिन लोगों ने लंब का इस्तेमाल किया है उन सब पे माइनस का इफेक्ट पड़ रहा है। तो गौर करो कौन कौन लंब का इस्तेमाल करता है, टेन करता है, कोट करता है, टेन कोट साइन और कोसेक, ये चार बंदे हैं जो लंब का इस्तेमाल करते हैं। जो लंब का इस्तेमाल करता है उसको माइनस की मार पड़ेगी, और जो लंब का इस्तेमाल नहीं करता वो दो ही है, कॉस और सेक, इन पे माइनस की मार नहीं पड़ती, इसीलिए माइनस का इफेक्ट कॉस और सेक पे नहीं आता, क्योंकि ये समझदार थे, इन्होंने आधार का इस्तेमाल किया, लंब का इस्तेमाल नहीं किया, ये है बड़ा कारण माइनस का इफेक्ट ना पड़ने का। चलो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रही होगी, काफ़ी बेसिक्स आपके ठीक हुए होंगे। एक दो क्लास हम थोड़ी इसकी बेसिक्स की चलाएंगे ताकि आप लोगों को जो है मूलभूत चीज़ें पता लग जाए, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों को, क्योंकि ये लगता है ऐसे ही है, ऐसे नहीं है, मजाक ना है ये मजाक नहीं है, हाँ गहरी तो बहुत है, थोड़ी गहराई में नहीं बताता आप लोगों को, फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं बच्चे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हो ये पीजी तक जाती है और शायद पीजी को भी पार कर जाती है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। आपने कभी, जैसे अभी हम यहाँ पे लेके आए थे, कार्टेशियन को लेके आए थे, तो कार्टेशियन को समझाने के लिए, कार्टेशियन को बेहतर तरीके से समझाने के लिए जो सही थ्योरम है वो है प्रोजेक्शन थ्योरम। कभी आपने नाम सुना होगा, आप लोगों ने एमएससी की है जिन लोगों ने, उन्होंने जरूर नाम सुना होगा प्रोजेक्शन थ्योरम। तो प्रोजेक्शन थ्योरम सही ढंग से डिफाइन करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे भी, अब मैं कई सवालों के जवाब नहीं दे रहा, जैसे कोई पूछे कि सर 90 डिग्री पे क्यों बने, एक्स एक्स और वाई एक्स 90 डिग्री पे क्यों बने, क्योंकि एक्स एक्स और वाई एक्स 90 डिग्री पे क्यों बने ये समझने के लिए आपको प्रोजेक्शन थ्योरम को जानना पड़ेगा, और प्रोजेक्शन थ्योरम आपको समझाएगी कि 90 क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें छुपाई है, वो इसलिए कि थोड़ी मिच्योरिटी लेवल की वजह से, आप थोड़े जैसे जैसे आप मिच्योर होते जाएंगे, जब आप कॉलेज लेक्चरर में आएंगे, है ना, आप लोग जब कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करेंगे, जब आप CSIR नेट की तैयारी करेंगे, तब हम इनके पत्ते और खोलेंगे और इसके कथन कारण जो है उसके ऊपर जाएंगे, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर काम करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अभी तो जितना बेसिक्स जो फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड तक जितना चाहिए आपको बेसिक, वो सारे मैं ला रहा हूँ। संदीप कह रहा है सुना है प्रोजेक्शन थ्योरम का नाम, सुना नहीं है, वो आपके हिस्से कोर्स में रही हुई है प्रोजेक्शन थ्योरम, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है प्रोजेक्शन थ्योरम। और प्रोजेक्शन थ्योरम आपको बताती है कि ये जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये करते क्या है, उसके करने की जो वर्किंग है वो प्रोजेक्शन थ्योरम ही समझाती है। ठीक है ना, तो अभी तो आप इतना ही पढ़िए, एक बार आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में लग जाइए, फिर जब आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी करेंगे, जब आप कॉलेज प्रोफेसर बनेंगे, है ना, प्रोफेसर मनीष, प्रोफेसर संदीप,
जब आप प्रोफेसरशिप के लिए जाएंगे, है ना, तब अपन बात करेंगे प्रोफेसर, प्रोफेसर डायरेक्टर, है ना। ये जो बड़े बड़े, जब असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रम कुमार, या एसोसिएट प्रोफेसर मनीष कुमार, या, है ना, ऐसे जो बड़े नाम है, एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर रितिका, सीनियर प्रोफेसर मुक्ता, या प्रोफेसर सुधांशु, जब आप इस टाइटल के लिए जब जाएंगे, तब हम इसकी और जो है वो परतें उखेड़ेंगे। तब तक के लिए सभी प्रोफेसर्स को, असिस्टेंट, एसोसिएट और डिप्टी और जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर है, उन सबको शाम के लिए वापस क्लास में आएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल बनिए, स्वागत है आपका। बनना भी चाहिए, सुंदर भी लगता है। जीवन में आए हो तो बड़ा करने के लिए आए हो, बड़ा करो, खूब नाम रोशन करो सबका, है ना। आपको पढ़ना है, नाम रोशन अपने आप होता जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ना है, आप पढ़ते जाओ, नाम रोशन होता जाएगा। बिल्कुल पूनम, अच्छा लगेगा, है ना, अच्छा लगेगा। प्रोफेसर पूनम रंकावत, नाम भी अच्छा लग रहा है, लिखने से भी अच्छा लगेगा, है ना। लिख के देखो कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि काफी मैच करेगा, प्रोफेसर पूनम रंकावत। एक चीज और होती है, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैं अभी प्रोफेसरशिप में हूँ, तो मुझे ये लगता है, अब दो वर्ड्स ज्यादा मेरे लिए यूज होते हैं। कई, जैसे कई मेरे मेल आते हैं, उसमें लिखा होता है प्रोफेसर गोड, है ना। कई में प्रोफेसर गोड लिखा होता है, कई में डॉक्टर गोड लिखा हुआ होता है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि कौन सा ज्यादा बेटर है, कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब ये वाला कि ये वाला। तो उसमें क्या, वो नाम हटा देते हैं। अब जैसे पूनम रांकावत है, प्रोफेसर पूनम रांकावत नहीं होगा, फिर होगा प्रोफेसर रांकावत। फिर नाम आपका इतना सा हो जाएगा, प्रोफेसर रांकावत या प्रोफेसर या डॉक्टर रांकावत। ये जो है ये यूज होगा आपके लिए एज ए टाइटल के तौर पे, डॉक्टर रांकावत या प्रोफेसर रांकावत, है ना। तो आप लोगों को भी ये गर्व महसूस होगा जब आप आगे बढ़ेंगे। अभी तो आप लगे रहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से शाम की क्लास में, दोबारा मिलते हैं।